प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 391। तोहफा वाकई शानदार है, मुझे मंजूर है, इसे दबोच लो। कर्नल रोशनी पाटिल ने कड़क आवाज में आदेश दिया और कई फौजी तुरंत मेजर कुलकर्णी को जमीन पर पटकने के लिए झपट पड़े। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मेरे दादाजी ऐसे किसी दस्तावेज पर कभी दस्तखत नहीं करेंगे। मेजर कुलकर्णी के हाथ उसकी पीठ पीछे हथकड़ी में जकड़ दिए गए थे। उसने अपना खून से सना चेहरा ऊपर उठाया और पागलों की तरह चीखा, लेकिन वहां मौजूद किसी ने उस पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया, बस उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ हो। कुछ देर चिल्लाने के बाद शायद उसे कुछ एहसास हुआ। उसने कर्नल रोशनी की ओर देखा, उसकी आंखों में खूनी नफरत तैर रही थी। ये जरूर तुम्हारा काम है, ये लाल मुहर वाला दस्तावेज तुमने जाली बनवाया है ना? लंबी कदकाठी वाली कर्नल रोशनी ने यह सुनकर मेजर कुलकर्णी को बस एक सर्द निगाह से देखा, सफाई देने की जहमत तक नहीं उठाई। वह हमेशा से मेजर कुलकर्णी जैसे सिफारिशी निठल्लों को नापसंद करती थी जो परिवार के नाम पर फौज में भर्ती हो जाते थे। आमतौर पर वो उससे बात तक नहीं करती थी। अब उसकी ऐसी हालत देखकर तो बात करने की इच्छा और भी खत्म हो गई थी। इसकी बजाय कैप्टन करण शेरगिल के हाथ में पकड़े फोन से जनरल हर्षवर्धन की तीखी फटकार गूंजी, बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मिलिट्री रीजन के मिलिट्री कमीशन के सामूहिक फैसले पर सवाल उठाने की? तेरे दादाजी ठीक मेरे सामने बैठे हैं, ले बात कर उनसे। लाइन के दूसरी तरफ एक पल की खामोशी छाई रही, फिर एक हल्की और भारी आवाज सुनाई दी, कुलकर्णी, ऑर्डर मान ले, जो इंतजाम किए गए हैं उन्हें स्वीकार कर, विरोध मत कर। एक बार अंदर जाने के बाद खुद को सुधारने की कोशिश करना। दादाजी। मेजर कुलकर्णी ने तुरंत अपने दादाजी की आवाज पहचान ली, क्योंकि सिर्फ वही उसे प्यार से कुलकर्णी बुलाते थे। वह फटे गले से चीखा, दादाजी, मैं जेल नहीं जाना चाहता। दादाजी मुझे बचा लो, दादाजी बचा लो। हालांकि जवाब में उसे बस एक छोटी सी खामोशी मिली और फिर उसने उस भारी आवाज को सिसकियों को दबाते हुए सुना, ये सब मेरी गलती है, मैंने तुझे बहुत सर पर चढ़ा रखा था। मैं चाहता था तू कुछ बड़ा करे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था। दादाजी ने तुझे निराश किया है। दादाजी, दादाजी, आप अखंड भारत के जनरल हैं, क्या आप एक छोटा सा मामला नहीं संभाल सकते? क्या आप अपने पोते को ऐसे ही छोड़ देंगे? आखिर मैंने गलती क्या की है? बस 2 मामूली नागरिकों पर कीचड़ ही तो उछाला था। पहले तो मैंने गवर्नर के बेटे तक को पीटा था, तब तो सब ठीक था। इस बार तो मैंने किसी पर हाथ भी नहीं उठाया, फिर आप इसका इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? उन 2 अनपढ़ गांव वालों में ऐसा क्या खास है कि आप इंसाफ के लिए अपने ही खून की बलि देने पर उतारू हो गए? आप मम्मी पापा को क्या जवाब देंगे? मेजर कुलकर्णी की आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। वो अपने चेहरे की चोटों तक को भूल गया था, जिससे उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। बकवास बंद कर, तुझे पता भी है वो कौन है? वो हैं, खैर, जनरल हर्षवर्धन की खांसी ने बूढ़े जनरल सूर्यकांत कुलकर्णी की बात काट दी। फोन के दूसरी तरफ जनरल सूर्यकांत एक पल को रुके, फिर एक आह भरकर बोले, कुलकर्णी, हाथ पैर मारना बंद कर। ठीक इसीलिए क्योंकि वो आम नागरिक हैं, हमें उन्हें नहीं सताना चाहिए। तू अंदर जा और खुद को सुधार। मैं तेरे मम्मी पापा को लेकर तुझसे मिलने आऊंगा। कांपती आवाज में अपनी बात खत्म करने के बाद वो पूरी तरह खामोश हो गए। चाहे मेजर कुलकर्णी कितना भी दहाड़ा या पागलों की तरह गिड़गिड़ाया, वहां से कोई जवाब नहीं आया।
इसकी बजाय जनरल हर्षवर्धन की आवाज फिर से गूंजी, कैप्टन करण, तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर दस्तावेज ले आए हैं, क्या अब तुम मेरी पहचान की पुष्टि कर सकते हो? रिपोर्टिंग चीफ, कृपया निर्देश दें। कैप्टन करण शेरगिल बिल्कुल सावधान मुद्रा में तनकर खड़े हो गए। उनके ये 3 शब्द कृपया निर्देश दें बता रहे थे कि उन्होंने सामने वाले की पहचान पूरी तरह तस्दीक कर ली है। उन गांव वालों की अच्छे से हिफाजत करो और मेजर कुलकर्णी की निजी हरकतों से फौज की साख पर जो दाग लगा है उसे पूरी तरह मिटा दो, जनरल हर्षवर्धन ने आदेश दिया। ये शब्द बेहद सख्त थे और लगभग मेजर कुलकर्णी के चरित्र पर एक पहले से तय फैसला सुनाने जैसा था। मिलिट्री कोर्ट चाहे जो भी फैसला सुनाए, मेजर कुलकर्णी को शर्मिंदगी के खंभे पर हमेशा के लिए गाड़ दिया गया था। सिर्फ कैप्टन करण ही नहीं बल्कि कर्नल रोशनी के चेहरे पर भी हैरानी की झलक थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मिलिट्री रीजन मेजर कुलकर्णी को इतनी कड़ी सजा क्यों दे रहा है। भले ही उसने 2 आम नागरिकों के साथ गलत किया हो, लेकिन सजा इतनी कठोर नहीं होनी चाहिए थी। ऊपर से उसका दादा एक जनरल था। कायदे से आमतौर पर ऐसे मामलों में सिर्फ धमकाया जाता है, लेकिन सजा हल्की होती है, सीधा जानलेवा वार नहीं किया जाता। क्या ये गुटों की लड़ाई थी? क्या सच में ऊपर बैठा कोई शख्स इस मौके का फायदा उठाकर उसके दादाजी को दबाना चाहता था? दोनों को लगा कि ये बहुत मुमकिन है। जहां तक देवांश और उसकी मां की बात थी, कर्नल रोशनी और बाकी लोगों ने उन्हें बहुत गंभीरता से नहीं लिया था। कम से कम उनकी नज़र में देवांश और उसकी मां की हैसियत इतनी नहीं थी कि वो मेजर कुलकर्णी को नीचे गिरा सकें। भले ही ये सुनने में कड़वा लगे, लेकिन यही हकीकत थी। जी, मिशन पूरा होगा। हालांकि कैप्टन करण बहुत हैरान थे, फिर भी उन्होंने तुरंत ऊंची आवाज में जवाब दिया। बहुत अच्छे कैप्टन करण, अगले साल तुम्हारा प्रमोशन होकर तुम्हें मेजर बनना था, है ना? जनरल हर्षवर्धन ने अचानक पूछा। हालांकि कैप्टन करण को समझ नहीं आया कि जनरल ने ये क्यों पूछा। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, जी चीफ। बात ऐसी है, आज की घटनाओं पर एक रिपोर्ट तैयार करो और कर्नल रोशनी से इसे रिपोर्ट करवाओ। इस बार तुम्हारे शानदार प्रदर्शन को देखते हुए मिलिट्री रीजन तुम्हें विशिष्ट सेवा मेडल देने और इस साल असाधारण रूप से एक रैंक प्रमोट करने की योजना बना रहा है, और इसका असर तुम्हारे अगले साल के सामान्य प्रमोशन पर नहीं पड़ेगा, जनरल हर्षवर्धन ने फैसला सुनाया। कैप्टन करण, कर्नल रोशनी, मेजर कुलकर्णी, विशिष्ट सेवा मेडल मिलना एक बात थी, लेकिन इस साल एक रैंक का असाधारण प्रमोशन, और वो भी अगले साल के सामान्य प्रमोशन को प्रभावित किए बिना। इसका मतलब था इस साल एक रैंक ऊपर और फिर अगले साल समय आने पर एक और सामान्य प्रमोशन। ये तो एक साल में 2 सीढ़ियां कूदने जैसा था। ये किस तरह का कॉन्सेप्ट था? कैप्टन करण और मेजर कुलकर्णी तो इसकी कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं कर सकते थे। ये बात तो सबको पता थी कि मेजर कुलकर्णी के पीछे जनरल दादाजी का हाथ होने के बावजूद उसे भी प्रमोशन सामान्य समय पर ही मिले थे और कभी असाधारण प्रमोशन का सुख नहीं मिला था। और कैप्टन करण, जिसने सिर्फ 2 आम नागरिकों की रक्षा की थी, उसे इसके बदले असाधारण प्रमोशन मिल रहा था। मुझे मंजूर नहीं है। मैं, मेजर कुलकर्णी, इसे नहीं मानता। आप लोग पक्षपात और धांधली कर रहे हैं। मैं मिलिट्री कोर्ट में आप पर मुकदमा ठोक दूंगा। मेजर कुलकर्णी ने बेताबी से अपना सिर उठाया और कैप्टन करण के फोन की तरफ गला फाड़कर चीखा। चिंता मत कर, तुझे कोर्ट में बोलने का पूरा मौका मिलेगा, जनरल हर्षवर्धन ने जवाब दिया। फिर कैप्टन करण से पूछा, कैप्टन करण, रिपोर्ट अच्छे से लिखना, समझे? जी, मिशन पूरा होगा। कैप्टन करण का दिमाग सुन्न हो चुका था, लेकिन आदेशों के प्रति अटूट वफादारी के कारण उन्होंने तुरंत जवाब दिया। उन्हें बस ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्या खास किया था, फिर भी उन्हें मेडल और असाधारण प्रमोशन दिया जा रहा था। कर्नल रोशनी, ये फौजी प्रतिभा जिसने खुद कई असाधारण प्रमोशन देखे थे, इस पल वो भी इसे समझ नहीं पा रही थी। उसे असाधारण प्रमोशन इसलिए मिले थे क्योंकि उसकी खुद की ताकत जबरदस्त थी और सालाना फौजी मुकाबलों में उसने शानदार उपलब्धियां हासिल की थी, इसलिए उसका असाधारण प्रमोशन होना स्वाभाविक था। लेकिन अगर साफ शब्दों में कहें तो कैप्टन करण ने किस आधार पर यह हासिल किया? वे स्वाभाविक रूप से कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कैप्टन करण का आधार देवांश का वो 4 शब्दों वाला मूल्यांकन था, तुम बुरे नहीं हो। बात खत्म करने के बाद कैप्टन करण ने दोनों हाथों से फोन देवांश को वापस कर दिया। देवांश ने फोन लिया, स्पीकर बंद किया, फोन को कान से लगाया और ठंडे स्वर में पूछा, तो ये है आपके दक्षिण मिलिट्री रीजन का मेरे लिए भेजा गया वेलकम गिफ्ट। काफी हटके है, तोहफा वाकई शानदार है, मुझे मंजूर है। गुरु देवांश, प्लीज मुझे समझाने का मौका। सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही देवांश ने सीधे फोन काट दिया। फिर उसने विमला पाटिल और उसके बेटे की तरफ ठंडी नजरों से देखा और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर यमराज जैसी गंभीरता थी। वहां मौजूद किसी ने भी हालात के इतनी जल्दी पलटने की उम्मीद नहीं की थी। मूल रूप से देवांश फौज द्वारा गिरफ्तार होने वाला था, लेकिन देवांश के सिर्फ एक फोन कॉल के बाद मेजर कुलकर्णी को मौके पर ही बर्खास्त कर दिया गया और उसे मिलिट्री कोर्ट भेजने की तैयारी हो गई। और कैप्टन करण, जिसने देवांश के लिए बस आवाज उठाए,
थी, उसे असाधारण प्रमोशन मिल गया। उत्थान और पतन के इस चरम विरोधाभास ने न केवल मीना पाटिल और अन्य लोगों को चौंका दिया, बल्कि विमला पाटिल और उसके बेटे को भी हिलाकर रख दिया। उनमें से किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि देवांश वास्तव में इतनी बड़ी पहुंच रखता है। क्या ये वही शराबी और जुआरी, वो सड़ा हुआ कचरा था जिसे वे जानते थे? लेकिन सबसे ज्यादा उत्साहित लक्ष्मी ठाकुर थीं। उन्हें ये नहीं पता चला कि उनका बेटा कितना अद्भुत है। उन्होंने बस अपनी छाती के सामने हाथ जोड़ लिए और लगातार हवा में झुककर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। ऊपर वाले की आंखें खुल गईं। वो उत्तेजना से पूरी तरह कांप रही थीं, और हालांकि उनकी आंखें अभी भी आंसुओं से भरी थीं, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। विमला पाटिल ने देवांश को भयानक चेहरे के साथ अपनी ओर आते देखा और उसका चेहरा तुरंत डर से पीला पड़ गया। जमीन पर बैठी हुई वो जान बचाने की फिराक में पीछे खिसकने लगी। उसने पहले सहज रूप से मेजर कुलकर्णी की ओर देखा, लेकिन उसे भी हताश नजर के साथ जमीन पर जकड़ा हुआ पाकर उसने तुरंत अपनी नजरें कर्नल रोशनी पर गड़ा दीं। मैडम जी, इस जुआरी के अंदर हिंसक प्रवृत्ति है। मेरा चेहरा देखिए, इसने मुझे मारा है। प्लीज मैडम जी, हमारे साथ न्याय कीजिए और हम गांव वालों की सुरक्षा कीजिए। ये कहते हुए वह जमीन से उठी और कर्नल रोशनी के पीछे छिप गई, जैसे उसे विश्वास हो कि कर्नल रोशनी उसकी रक्षक बन सकती है। और जैसे ही उसने ये कहा, मीना पाटिल और अन्य लोगों के दिल भी हलक में आ गए। हालांकि वे जानते थे कि कर्नल रोशनी और उनकी टीम समझदार है, लेकिन देवांश ने वाकई किसी पर हाथ उठाया था। अगर उन्होंने इस मामले को तोड़ दिया तो देवांश को अभी भी सजा भुगतनी पड़ सकती थी। लक्ष्मी ठाकुर पहले ही अपने बेटे की सारी सजा अपने सिर लेने के लिए तैयार थीं। हालांकि कर्नल रोशनी ने विमला पाटिल की तरफ देखा तक नहीं, बस एक तरफ हट गईं और ठंडे स्वर में 2 शब्द कहे, कूच करो। अध्याय 392। मुझे तो शक होने लगा है कि तुम सच में इसकी अपनी औलाद हो भी या नहीं। कर्नल रोशनी के आदेश पर फौजी तुरंत एक साथ मुड़े और कैप्टन करण की अगुवाई में जॉगिंग करते हुए निकल गए। पलक झपकते ही वे सबकी नजरों से ओझल हो गए। हर कोई इस नज़ारे से सन रह गया। क्या ऐसी खुली तरफदारी वाकई जायज़ है? विमला पाटिल भी उनके साथ जाना चाहती थी ताकि वो देवांश के कहर से बच सके, लेकिन मेजर कुलकर्णी की पहरेदारी कर रहे कुछ फौजी भी बिजली की रफ्तार से चले गए और विमला को पीछे छोड़ दिया, जिससे वो बस धूल फांकती रह गई। फिर भी उसने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई, ये सोचते हुए कि जितनी देर हो सके छिप जाएगी। विमला को भागते देख लक्ष्मी ठाकुर ने देवांश को खींचा और कहा, जाने दे बेटा, वो बहुत दूर निकल गई है, चल घर चलते हैं। देवांश को उसका पीछा करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने रमेश पाटिल पर नजर डाली, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था, और फिर लक्ष्मी ठाकुर से कहा, माँ, कोई जल्दी नहीं। वो भाग सकती है पर बच नहीं सकती, तुम बस तमाशा देखो। बोलने के बाद देवांश रमेश के पास गया और ठंडी आंखों से उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, देख रहा है, ये होता है फर्क। जब मुसीबत आई तो मेरी माँ ने मेरे लिए खुद को छोटा किया और तुझसे माफी मांगी, लेकिन तेरी माँ ने बिना एक पल सोचे तुझे छोड़ दिया और भाग गई। ये सुनकर रमेश का खून से सना चेहरा, जो जमीन पर घिसटने से छिल गया था, शर्म से लाल हो गया। उसने अपना सिर घुमाकर विमला की भागती हुई आकृति को देखा, जो अभी भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें नफरत से भर गई थीं। ऐसा नहीं था कि वो भागना नहीं चाहता था, बस उसे पहले इसका ख्याल नहीं आया। अब वो पछतावे से मरा जा रहा था। घुटने टेक और मेरी माँ के पैरों में गिरकर माफी मांग। देवांश की कड़क आवाज उसके राजसी औरा के साथ गूंजी, जिससे रमेश का शरीर कांप उठा और वो अनजाने में घुटने टेकने के लिए पलटने लगा। लेकिन उसने जल्दी ही प्रतिक्रिया दी, जमीन पर पड़े रहकर दर्द से कराहने का नाटक करते हुए बोला, तुमने मुझे इतना मारा, मैंने तुमसे इलाज का खर्चा नहीं मांगा, और तुम अभी भी चाहते हो कि मैं घुटने टेकूं और माफी मांगूं। ये कैसा इंसाफ है? मेजर कुलकर्णी के साथ मिलकर कई लोगों के साथ साजिश रचकर मेरी मां को फंसाना, उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लेने की तैयारी करना, न्यायिक अधिकारियों को सौंपने से पहले उन्हें यातना देने की योजना बनाना, और अब तू मुझसे यहाँ इंसाफ की बात कर रहा है। देवांश ने ताना मारा, फिर अपना पैर उठाया और रमेश के पेट पर जोर से मारा। दर्द ने तुरंत उसे दोहरा कर दिया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। वो बस करवट लेकर लेट गया, बिल्कुल एक झींगे की तरह। मेरे पैर का इंसाफ कैसा लगा, रमेश? देवांश नीचे बैठा, हाथ बढ़ाकर रमेश का गाल थपथपाया, फिर खड़ा हुआ और रमेश की पीठ पर एक और जबरदस्त लात जमा दी। रमेश के मुंह से एक हिस्टेरिकल चीख निकली, जैसे गांव के घरों में नए साल के दौरान हलाल होने वाले सुअरों की दर्दनाक चीखें होती हैं। हम एक ही गांव के हैं, अक्सर एक दूसरे से मिलते हैं। मेरी माँ ने भलमनसाहत में तुझे सब्जियां तोड़ने दी और तू न केवल एहसान फरामोश निकला, बल्कि उल्टा उन्हें ही फंसा दिया। मैं तुझे सिखाऊंगा मेरी माँ को फंसाना। ले फंसा मेरी माँ को। हर बार जब देवांश कोसता, वो रमेश को लात मारता और जल्द ही रमेश का शरीर घावों और नीर से भर गया।
मीना पाटिल और अन्य लोग पास ही खड़े थे। शुरुआत में राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन ये देखकर कि देवांश उसे जान से मारने पर उतारू है, वे तुरंत घबरा गए और दौड़े कई हाथों से देवांश को पागलों की तरह पीछे खींचने लगे। अरे देवांश बेटा, अब और मत मार, अगर तू ऐसे ही मारता रहा तो वो सचमुच मर जाएगा, मीना पाटिल और अन्य लोगों ने समझाया। सताए जाने के बाद देवांश का उसे जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन चून की गांव वाले उसे रोक रहे थे, इसलिए वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा जाहिर या बहुत चरम पर नहीं ले जा सकता था। इसलिए वो रुक गया, गांव वालों को देखकर मुस्कुराया और फिर सख्ती से रमेश से पूछा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, घुटने टेकेगा, नाक रगड़ेगा और माफ़ी मांगेगा या नहीं? इन 3 सवालों ने न केवल रमेश को सन्न कर दिया बल्कि गाँव वालों को भी चौंका दिया। ये जगजाहिर था कि उनकी धारणा में देवांश उनके गांव का एकमात्र यूनिवर्सिटी छात्र था, एक सौम्य और सभ्य व्यक्ति जिसे उन्होंने हमेशा देखा था। उन्होंने कभी उसका ऐसा हिंसक रूप नहीं देखा था, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि उसका व्यवहार पूरी तरह से अपनी मां लक्ष्मी ठाकुर के लिए अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए था, और वे समझ गए। गांव की कुछ अधेड़ उम्र की औरतें तो लक्ष्मी ठाकुर से ईर्ष्या करने लगी, ये कल्पना करते हुए कि अगर उनका कोई बेटा होता जो उनकी ऐसी रक्षा करता तो मरना भी सार्थक हो जाता। माफ़ी मांगता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। रमेश असहनीय दर्द में था, अगर वो कर सकता तो अब देवांश द्वारा इस तरह सताए जाने की तुलना में मरना पसंद करता। इसलिए जब उसने देवांश के सख्त सवाल सुने तो वो अब और अकड़ नहीं दिखा सका और बार बार दया की भीख मांगते हुए माफ़ी मांगने लगा। वो बहुत मुश्किल से पलटा, फिर घुटने टेककर जमीन पर सिर झुकाया, रोते हुए बोला, लक्ष्मी काकी, मैं गलत था, मुझे आप पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आपके आगे नाक रगड़ता हूँ। इतना कहकर रमेश ने अपना सिर उठाने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसकी गर्दन में ताकत नहीं बची थी, जिससे उसका सिर एक भारी धपक की आवाज़ के साथ जमीन से टकराया। उसका माथा खुरदरी कंक्रीट से टकराया और तुरंत फट गया, जिससे खून की धार बह निकली। ये देखकर कोमल दिल वाली लक्ष्मी ठाकुर रमेश को उठाने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी। उनकी नज़र में सब एक ही गांव के थे, इसलिए उसे इतना परेशान करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन देवांश ने उन्हें सीधे रोक दिया। माँ, इतना दिल मत पिघलाओ, ज़रा सोचो, अगर मैं समय पर वापस नहीं आता तो वे तुम्हें मिलिट्री कैंप ले जाते और बुरी तरह यातनाएं देते। वे शायद सच को तोड़ मरोड़ देते, कहते कि तुमने फौज का अपमान किया है और तुम पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का अपराध मर देते। तब अगर तुम मर भी जाती तो भी दुनिया तुम्हें कोसती। ये सुनकर और उन घुटन भरे और निराशाजनक परिणामों के बारे में सोचकर लक्ष्मी ठाकुर डर के मारे जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और अनजाने में कई कदम पीछे हट गईं। अपनी मां को तसल्ली देने के बाद देवांश रमेश की ओर मुड़ा और बोला, तब तक नाक रगड़ता रह जब तक तेरी मां वापस नहीं आ जाती। रमेश ये सुनकर सन्न रह गया। तेज दर्द को सहते हुए उसने कमजोर आवाज में पूछा, अगर वो वापस नहीं आई तो खुद को बदनसीब समझना और मरते दम तक नाक रगड़ते रहना। देवांश ने बिना किसी भावना के ठंडे स्वर में कहा। सर्दियां पहले से ही ठंडी थीं, लेकिन देवांश के शब्दों ने आसपास की हवा को और भी सर्द बना दिया, जिससे गांव वाले सिहर उठे। लेकिन किसी कारण से, भले ही देवांश इतना निर्दयी था, वे उससे नफरत नहीं कर पा रहे थे, इसके बजाय उन्हें लगा कि उसमें दम है। जब रमेश ने ये सुना तो उसका दिल तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने अपना सिर जमीन पर मारा और फिर जोर से चिल्लाया, माँ, अब और मत छिपो, जल्दी वापस आ जाओ, तुम्हारा बेटा नाक रगड़ रगड़ कर मर जाएगा। रमेश की चीख ने तुरंत विमला पाटिल की एक ममतामयी माँ और आज्ञाकारी बेटे की सावधानी से बनाई गई छवि को चकनाचूर कर दिया। विमला, क्या तुमने हमेशा इस बात की डींग नहीं मारी कि तुम्हारा बेटा कितना आज्ञाकारी है? ऐसा कैसे, मौत के कगार पर वो अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें वापस बुला रहा है? क्या ये तुम्हें आग के गड्ढे में धकेलना नहीं है? और क्या तुमने हमेशा नहीं कहा कि तुम अपने बेटे के लिए कितनी अच्छी हो? ऐसा कैसे, जब खतरा आया तो तुम्हें उसकी परवाह भी नहीं रही और बस अपनी जान बचाकर भाग गई? तो जैसे ही रमेश की चीख निकली, मीना पाटिल और अन्य गांव वालों को अचानक एहसास हुआ कि देवांश ये लड़का न केवल मारना चाहता था बल्कि उनकी आत्मा को भी तोड़ना चाहता था। भले ही माँ और बेटा इस बार देवांश की परीक्षा से बच जाएं, भविष्य में उनके बीच एक दरार आ जाएगी और वे पहले की तरह ममतामयी माँ और आज्ञाकारी बेटा नहीं रह पाएंगे। इस माँ बेटे को देखकर और फिर देवांश और लक्ष्मी ठाकुर को देखकर संकट के समय में दोनों चाहते थे कि वे आगे बढ़कर दूसरे को बचा लें। इस स्पष्ट अंतर ने उन्हें सिर हिलाने और आह भरने पर मजबूर कर दिया। रमेश के 10 से ज्यादा बार चिल्लाने के बाद भी विमला नहीं आई। हताश रमेश पहले से ही खून से लथपथ था और घुटने टेकना भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो बस एक तरफ लुढ़क गया। मानना पड़ेगा, तेरी माँ का दिल वाकई बहुत जालिम है। मुझे तो शक होने लगा है कि तुम सच में इसकी अपनी औलाद हो भी या नहीं। देवांश ने सिर हिलाया और आह भरी उसके चेहरे पर सहानुभूति की झलक भी दिखाई दी।
अगर किसी को ये पता न होता कि देवांश एक साधक है तो उसके आत्मा को छलनी करने वाले शब्द और हाव भाव लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देते कि वो कोई माइंड गेम का महागुरु है। वाकई जैसे ही उसने बोला, वो एक तीखी तलवार की तरह रमेश के दिल में उतर गया, जिससे वो तुरंत फूट फूट कर रोने लगा। मेरे पास एक तरीका है जिससे तेरी माँ तुरंत वापस आ जाएगी, देवांश ने शांति से कहा। क्या तरीका? रमेश की निराश आंखों में अचानक चमक आ गई और उसने उत्सुकता से पूछा। देवांश ने उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। रमेश के चेहरे पर तुरंत एक दृढ़ निश्चय दिखाई दिया। फिर उसने दांत भींचे, खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया और लड़खड़ाते हुए मारुति ऑल्टो की ओर चला। चिल्लाते हुए बोला, चूंकि तुम्हें मेरे जीने मरने की परवाह नहीं है, मैं इस कार को नदी में डाल दूंगा। इतना कहकर वो कार में बैठा, उसे स्टार्ट किया, मोड़ा और सीधे नदी की ओर बढ़ा दिया। लेकिन ठीक तभी एक आकृति छोटे रास्ते से बाहर निकली, अपनी बाहें फैलाई और सीधे अपने शरीर से मारुति ऑल्टो का रास्ता रोक दिया। अरे ओ मनहूस, लाखों की कार और तू उसे बस नदी में डाल देगा? अगर तूने चलाने की हिम्मत की तो मुझे कुचल दे। ये सुनकर और देखकर रमेश को दुख की एक लहर महसूस हुई। उसने खिड़की से सिर बाहर निकाला और फूट फूट कर रोने लगा। देवांश ठीक कह रहा था, तुम्हारी नजरों में मैं एक टूटी हुई कार से भी गया गुजरा हूँ। रोने के बाद रमेश का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने एक पैर से क्लच दबाया और दूसरे से एक्सीलेटर को अधिकतम तक दबा दिया और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, जाओ और लक्ष्मी काकी के पैरों में गिरकर माफी मांगो, वरना मैं खुद को और कार दोनों को नदी में झोंक दूंगा। अध्याय 393। माँ, अब कलेजे को ठंडक मिली। साला, क्या तू पागल हो गया है? भले ही वो जुआरी मुझे पीट पीट कर मार डाले, लेकिन मैं उस 2 टके की लक्ष्मी से माफी मांगूं, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। विमला पाटिल के मन में लक्ष्मी ठाकुर के लिए गहरी नफरत थी और वो हमेशा उसे पछाड़ना चाहती थी। लेकिन चाहे वो लोकप्रियता हो, बच्चे हों या सब्जियां उगाने का हुनर, वो उसे एक भी चीज में हरा नहीं पाई थी। पहले वो हमेशा खुद को रोक कर रखती थी, तुलना करने का कोई सही मौका नहीं मिलता था। लेकिन जब से उसे पता चला कि देवांश जुआरी बन गया है, वो ऐसे उत्साहित हो गई थी जैसे कोई कुत्ता हड्डी देख ले। फिर हर दूसरे दिन वो लक्ष्मी ठाकुर से झगड़ा मोल लेती, इस या उस चीज की तुलना करती, लेकिन लक्ष्मी उलझती नहीं थी, उसे जो बोलना है बोलने देती थी। ठीक इसी वजह से विमला पाटिल ने हर जगह ये डींग मारी थी कि उसके बेटे ने कार खरीदी है, यहाँ तक कि ये भी बढ़ा चढ़ाकर बताया कि वो लाखों की है, और अब तक वो अपने ही झूठ पर यकीन करने लगी थी। वो मूल रूप से लक्ष्मी ठाकुर के सामने दिखावा करना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मी ने कहा कि देवांश ने पहले उससे भी महंगी कार खरीदी थी, जिससे वो गुस्से से लगभग फट पड़ी थी। उसने साफ तौर पर धोखा दिया था, फिर भी वो लक्ष्मी को हरा नहीं पाए। वो इस गुस्से को कैसे निगल सकती थी? उसने सोचा था कि इस बार वो लक्ष्मी को पूरी तरह से कुचल देगी और जीत साफ तौर पर उसकी मुट्ठी में थी। लेकिन फिर देवांश, वो जुआरी, अचानक वापस आ गया और उसने मेजर कुलकर्णी की समस्या को बस एक फोन कॉल से हल कर दिया, जो उसके बेटे से कई गुना ज्यादा प्रभावशाली था। ये बात सबको पता थी कि अपने बेटे को मेजर कुलकर्णी के नीचे लगवाने के लिए उसने मेजर कुलकर्णी को कई फायदे दिए थे, लेकिन फिर भी उसका बेटा देवांश की बराबरी नहीं कर सका। इन नई और पुरानी शिकायतों के साथ विमला पाटिल लक्ष्मी ठाकुर से माफी मांगने के बजाय मरना पसंद करती। ठीक है, तो फिर जो कुछ भी तेरे पास है उसे खोने के लिए तैयार हो जा, रमेश ने कहा और फिर क्लच छोड़ दिया। मारुति ऑल्टो, जो कथित तौर पर लाखों की थी, दहाड़ी और विमला की ओर दौड़ी। विमला ने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा था। उसने पहले सोचा था कि रमेश बस मजाक कर रहा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो गंभीर होगा। अब ये कार ही उसके पास एकमात्र चीज थी जो लक्ष्मी ठाकुर से मुकाबला कर सकती थी। आखिरकार लक्ष्मी के पास कार नहीं थी और देवांश इस बार पैदल वापस आया था, तो साफ था कि उसके पास भी कार नहीं थी। इसलिए उसने अपनी जान पर खेलकर इस कार की रक्षा करने की कसम खाई थी। रुको, मैं माफी मांगूंगी, विमला ने समझौता कर लिया। ये सुनकर रमेश को कोई खुशी नहीं हुई। इसके विपरीत उसका दिल दर्द से कराह उठा, क्योंकि अंत में उसे समझ आ गया कि उसकी मां की नजरों में वो सचमुच हजारों की टूटी हुई कार से भी गया गुजरा था। उस पल रमेश फूट फूट कर रोया। इस बीच विमला सीधे लक्ष्मी ठाकुर के सामने गई, उन्हें एक तिरस्कारपूर्ण नजर दी और फिर बहुत लापरवाही से कहा, माफ करना, मुझसे गलती हो गई। और यह कहने के बाद वह तुरंत जाने के लिए मुड़ी, जिसमें रत्ती भर भी ईमानदारी नहीं थी। घुटने टेक, माथा टेक, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी किया। इससे पहले कि देवांश विरोध करता, कार में बैठे रमेश ने तुरंत अपने निर्देश दिए। क्या मार खा खा कर तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू मुझसे इसके आगे घुटने टिकवाएगा और माथा टिकवाएगा? क्या ये इसकी हकदार है? विमला झल्लाए। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके बजाय कार को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, उसी अंदाज में उसे जवाब दिया। ये देखकर विमला तुरंत धप से लक्ष्मी ठाकुर के सामने घुटने के बल गिर पड़ी। फिर जोर से माथा टेका और लक्ष्मी ताई से कहा, माफ कर दो लक्ष्मी ताई, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो।
हालांकि हर कोई बता सकता था कि उसकी माफ़ी सच्ची नहीं थी, लेकिन हर कोई इन शब्दों से बहुत संतुष्ट था। और लक्ष्मी ठाकुर तो और भी ज़्यादा भावुक होकर रो पड़ी। उन्होंने देवांश से कहा था कि वो रहने दे, क्योंकि वो जानती थी कि विमला घमंडी है और उसे माफ़ी मांगने के लिए कहना उसे मारने जैसा था। उन्हें डर था कि देवांश जिद्दी है और विमला से माफ़ी मंगवाकर ही मानेगा। अगर वे अड़ गए तो देवांश गलती से विमला को मार सकता है और फिर देवांश का पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो अपने बेटे के साथ कुछ भी होने देने के बजाय खुद भुगतना पसंद करती। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि देवांश विमला के घमंड को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इसलिए विमला को अपने सामने घुटने टेकते और माफ़ी मांगते देख वो कैसे उत्साहित और खुश न होती। नाक रगड़ती रह, तब तक रगड़ जब तक लक्ष्मी काकी तुझे माफ़ न कर दें। रमेश चिल्लाया। विमला, जिसने पहले सोचा था कि एक बार माथा टेकना काफ़ी होगा, ये सुनकर कांप उठी। अपने बेटे के इस व्यवहार के बारे में सोचकर उसके भीतर दुख का ज्वार उमड़ पड़ा और वो जोर जोर से विलाप करने से खुद को रोक नहीं पाए। मेरी किस्मत ही क्यों इतनी फूटी है, मैंने ऐसे एहसान फरामोश को पाला। देवांश अपनी माँ की रक्षा के लिए मरने को तैयार है, लेकिन मेरा बेटा, हाय, उसे डर है कि वो मुझे मौत के घाट उतारने में कसर न छोड़ दे। आह, मेरी किस्मत ही खराब है। उसके रोने ने लक्ष्मी ठाकुर को पूरी तरह से घबरा दिया, इसलिए उन्होंने सहज रूप से देवांश की ओर देखा, अपनी आंखों से उससे पूछा कि अब क्या किया जाए। देवांश ये देखकर मुस्कुराया, अपना हाथ उनके कंधे पर रखा और पूछा, माँ, अब कलेजे को ठंडक मिली? लक्ष्मी ठाकुर ने भारी मन से सिर हिलाया, बहुत सुकून मिला, बहुत ठंडक मिली। ये विमला हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी और आज आखिरकार मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। देवांश मुस्कुराया और बोला, चूंकि दिल का बोझ हल्का हो गया है तो क्या हम घर चलें? लक्ष्मी ठाकुर का चेहरा मुस्कान से खिल उठा। ठीक है, चलो घर चलते हैं। तो देवांश मुड़ा और मीना पाटिल और अन्य गांव वालों को धन्यवाद देने के लिए सिर झुकाया। फिर विमला पाटिल की ओर देखे बिना, जो जमीन पर पड़ी नखरे कर रही थी, उसने अपनी मां लक्ष्मी ठाकुर के कंधे पर हाथ रखा और गांव की ओर चल पड़ा। मीना पाटिल और अन्य लोग जाते हुए देवांश और उसकी मां को देख रहे थे, फिर जमीन पर पड़ी विमला को देखा और वो ताना मारने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर तितर बितर हो गए। हर कोई संतुष्ट महसूस कर रहा था। आज न केवल लक्ष्मी ठाकुर ने अपनी भड़ास निकाली, बल्कि उन्होंने भी मजे किए और उनका मूड इससे बेहतर नहीं हो सकता था। दरअसल देवांश के स्वभाव के हिसाब से उसने मूल रूप से विमला और उसके बेटे को धीरे धीरे तड़पाने के लिए एक ताबीज का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। लेकिन अब जब उसने विमला की सबसे प्यारी चीज को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था, जिससे उसे किसी भी अन्य यातना विधि से अधिक पीड़ा होगी, तो देवांश ने कोई और कार्रवाई नहीं की। इसलिए इस घटना के बाद देवांश ने विमला और उसके बेटे पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में उसे अपनी मां से ही पता चला कि रमेश ने घर पर नया साल भी नहीं मनाया। वो उसी दिन काम पर जाने के लिए गाड़ी लेकर निकल गया था। बेशक ये सब बाद की बातें थीं। देवांश अपनी मां के साथ घर लौटा तो उसने सोचा था कि उसकी मां उसे उसकी पुरानी गलतियों के लिए डांटेगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लक्ष्मी ठाकुर ने पुरानी बातों का जिक्र तक नहीं किया, बस उससे पूछा कि क्या उसे भूख लगी है। देवांश, जो अब दक्ष स्तर के 8वें चरण पर था, अभी पूरी तरह से भोजन का त्याग नहीं कर सकता था, लेकिन 2 या 3 दिन तक न खाना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए जोर से सिर हिलाया, भूख लगी है, मैं तो भूख से मरा जा रहा हूँ। हाँ, पूरे 1 लाख साल बाद उसने अपनी माँ के हाथ का खाना नहीं खाया था। उसे भूख कैसे न लगती। ठीक है, बस थोड़ा इंतजार कर, मैं अभी कुछ सब्जियां छौंक देती हूँ। लक्ष्मी ठाकुर ने बात खत्म की, जल्दी से हाथ धोए और रसोई में व्यस्त हो गईं। जिस पल वो मुड़ी, देवांश ने साफ देखा कि उनकी आंखें चमक रही थीं। नागपुर गांव के छोर पर नदी के किनारे वाले कैंप में कर्नल रोशनी ने अभी पास की छावनी से मेजर कुलकर्णी को हिरासत में लेने के लिए लोगों को भेजने का काम खत्म ही किया था कि उन्हें मिलिट्री रीजन के पॉलिटिकल डिपार्टमेंट से 2 सीधे आदेश मिले। एक, कैप्टन करण को मेजर के पद पर प्रमोट करने का प्रशासनिक निर्णय था और दूसरा, कैप्टन करण को इस छावनी का डिप्टी कमांडर नियुक्त करने का पत्र था। इन 2 नियुक्ति पत्रों को देखकर कर्नल रोशनी की वीर भौहें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं पाईं। बहुत तेज, ये रफ्तार तो बस बहुत ही तेज थी। यहाँ तक कि जब अतीत में उनका असाधारण प्रमोशन हुआ था, तब भी प्रक्रिया में 1 महीने से अधिक का समय लगा था। लेकिन कैप्टन करण के लिए ब्रिजहेड से छावनी लौटने के समय से लेकर 10 मिनट से भी कम समय में प्रमोशन का फैसला और नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया। ये गति कर्नल रोशनी की समझ से परे थी। क्या कैप्टन करण किसी बड़े आदमी का बेटा है? क्या वो यहाँ सिर्फ अपना बायोडेटा बनाने आया है? और मेजर कुलकर्णी, क्या वो वास्तव में उसके लिए ऊपर चढ़ने की बस एक सीढ़ी है? कर्नल रोशनी सोचने पर मजबूर हो गई। जहां तक देवांश की बात है, जिसने फोन कॉल किया था, हालांकि उसे शक था, लेकिन उसने गांव के हर व्यक्ति की जानकारी की पूरी तरह से जांच की थी। अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ वो जानती थी कि उस लड़के के बारे में कुछ भी खास नहीं था।
हालांकि उसकी बेटी को कैंसर था और वो भी एक पीड़ित था। बदकिस्मती का मारा एक आदमी, पिछले 2 सालों में उसकी खुद की बर्बादी ने उसे और भी ज्यादा नीच बना दिया था। इसके अलावा खुफिया जानकारी के अनुसार उसे कुछ समय पहले ही उसकी पत्नी ने छोड़ दिया था। ऐसे बेकार आदमी का मिलिट्री रीजन के साथ बहुत अधिक संबंध नहीं होना चाहिए। जहां तक सवाल था कि उसके पास जनरल हर्षवर्धन का फोन नंबर क्यों था, कर्नल रोशनी ने अनुमान लगाया कि यह सबसे अधिक संभावना है कि सामने वाले ने पहले उससे संपर्क किया, बस कैप्टन करण से संपर्क करने के लिए उसे एक संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल किया। ये सोचकर कर्नल रोशनी ने देरी नहीं की। उन्होंने तुरंत नियुक्ति पत्र लिए और बैरकों की पहली कतार की ओर चल पड़ी। कायदे से वो बस एक फोन कॉल कर सकती थी और कैप्टन करण को खुद रिपोर्ट करने के लिए कह सकती थी, लेकिन इस पल वो और इंतजार नहीं कर सकती थी। जैसे ही वो बैरकों की पहली कतार में पहुंची, एक फौजी कैप्टन करण को रिपोर्ट करने के लिए भागा। इसलिए कैप्टन करण कर्नल रोशनी के कैंप में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए और फिर कर्नल रोशनी के पीछे पीछे अपने ऑफिस में चले गए। कर्नल रोशनी ने औपचारिकताओं की परवाह नहीं की। इसके बजाय उन्होंने सीधे कैप्टन करण को 2 आदेश सौंप दिए, खुद देख लो। कैप्टन करण ने 2 आदेश लिए और उन्हें पढ़ने के बाद उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। मैडम, ये कैसे हो सकता है? ये तो बस बहुत ज्यादा तेज है ना? ये नकली तो नहीं हो सकता। कर्नल रोशनी कैप्टन करण के चेहरे के हाव भाव देख रही थी जब से उन्होंने उन्हें आदेश सौंपे थे, इस डर से कि कहीं कोई छोटी सी बारीकी छूट न जाए। लेकिन देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कैप्टन करण की हैरानी अभी नकली नहीं लग रही थी। क्या वो किसी बड़े आदमी का नाजायज बेटा हो सकता है, इतना कि उसे अपनी पहचान भी नहीं पता? अध्याय 394, शायद हमें खुद उसके दरवाजे पर जाकर न्योता देना चाहिए। क्या तुम भी मेजर कुलकर्णी की तरह शक कर रहे हो कि ये दोनों आदेश नकली हैं? कर्नल रोशनी ने उसे परखने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने पूछा। नहीं, मेरी इतनी मजाल कहाँ। कैप्टन करण ने तुरंत इनकार में सिर हिलाया, फिर जोड़ा, मुझे बस समझ नहीं आ रहा कि प्रक्रिया इतनी तेज कैसे हो सकती है। असाधारण प्रमोशन को मिलिट्री कमीशन से होकर गुजरना पड़ता है ना? बस उस प्रक्रिया के लिए ही बैठक के लिए विभिन्न मिलिट्री रीजन के नेताओं के कार्यक्रम का समन्वय करना पड़ता है। ऐसे ही बस असाधारण प्रमोशन कैसे हो सकता है? यही तो मुझे भी अजीब लग रहा है। इसलिए कर्नल रोशनी रुकी, कैप्टन करण को गौर से देखते हुए पूछा, क्या तुम अपनी पहचान और पृष्ठभूमि छिपा रहे हो? पहचान छिपा रहा हूँ? कैप्टन करण ने माथा सिकोड़ा। मैडम, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं तो बस गांव का एक गरीब लड़का हूँ। मेरे माँ बाप सीधे सादे किसान हैं। मैं भला कौन सी पहचान और पृष्ठभूमि छिपा सकता हूँ? कर्नल रोशनी सन रह गईं। दरअसल वो नागपुर गांव की छावनी में मौजूद हर किसी की निजी जानकारी और पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में सब जानती थीं। मेजर कुलकर्णी के अलावा यहाँ शायद ही कोई दूसरा फौजी खानदान से था, लेकिन अगर उसकी कोई पहचान या पृष्ठभूमि नहीं थी तो इस बार उसका प्रमोशन और नियुक्ति इतनी तेज क्यों थी? अभी युद्ध का समय नहीं है, इसे बैटलफील्ड प्रमोशन जितना तेज होने की जरूरत नहीं है ना? कर्नल रोशनी को सोच में डूबा और माथे पर शिकन लिए देख कैप्टन करण को तुरंत समझ आ गया कि उन्होंने उनसे वो सवाल क्यों पूछा था। इसलिए उन्होंने कर्नल रोशनी से कहा, मैडम, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये दोनों आदेश इतनी जल्दी आए हैं तो बिल्कुल मेरी वजह से नहीं। तुम इन दोनों आदेशों के लाभार्थी हो। अगर तुम्हारी वजह से नहीं तो और किसकी वजह से हो सकता है? कर्नल रोशनी ने अपना फैसला सुनाया। कैप्टन करण ने एक पल सोचा, फिर एक साहसिक अनुमान लगाया। मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि ये उस देवांश की वजह से है। देवांश? वो जिसने अभी कॉल किया था? कर्नल रोशनी ने माथा सिकोड़ा। क्या वो बलवंत ठाकुर और लक्ष्मी ठाकुर का बेटा नहीं है? उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो तुमसे भी खराब है। उसकी क्या पृष्ठभूमि हो सकती है? मैडम, आप ऐसा इसलिए सोच रही हैं क्योंकि आप उस समय वहां नहीं थीं। एक बार जब मैं आपको स्थिति समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगी कि मुझे क्यों लगता है कि वो असाधारण है। कैप्टन करण के बोलने के बाद और कर्नल रोशनी के सहमति में सिर हिलाने के बाद उन्होंने मौके पर जो कुछ भी देखा और सुना था सब कुछ बयां कर दिया, बिना एक भी विवरण छोड़े। वो सीधे मिलिट्री कमीशन को कॉल कर सका और नेताओं ने मुझे उस पर हाथ न उठाने के लिए भी कहा। क्या ये समस्या की व्याख्या नहीं करता? कैप्टन करण ने अपनी बात खत्म करने के बाद अपनी राय दी, लेकिन कर्नल रोशनी सहमत नहीं थी। आखिरकार अगर देवांश सिर्फ एक संदेशवाहक था तो वो आसानी से मिलिट्री रीजन को सीधा कॉल कर सकता था और उनका निर्देश कि देवांश पर हाथ न उठाया जाए शायद देवांश को बचाने के लिए नहीं था बल्कि तुम्हें बचाने के लिए था, ताकि तुम्हारे रिकॉर्ड में फौज और जनता एक परिवार वाली छवि झलके। कर्नल रोशनी को केवल हल्का सा सिर हिलाते देख कैप्टन करण जान गए कि वो उनके अनुमान से सहमत नहीं थी। इसलिए वो सोचते रहे, लेकिन काफी देर बाद भी वो कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सके क्योंकि उन्हें लगा कि उनका विश्लेषण त्रुटिहीन
था। एकमात्र चीज जो उन्हें अजीब लगी थी, उसने मिलिट्री रीजन को फोन क्यों किया, लेकिन फोन पर संपर्क नाम जगदीश कपूर दिखा रहा था। फिर भी बोलने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से जनरल हर्षवर्धन था। जब कर्नल रोशनी ने यह सुना तो उनके चेहरे के भाव अचानक जम गए और उन्होंने जल्दी से पूछा, तुम्हारा मतलब है कि वो जिससे बात कर रहा था, स्क्रीन पर नाम जगदीश कपूर था? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने गलत नहीं देखा? मैंने इतनी देर तक फोन पकड़ा था, मैं गलत कैसे देख सकता हूँ? मुझे पूरा यकीन है वो जगदीश कपूर ही था, कैप्टन करण ने निश्चित रूप से कहा। कर्नल रोशनी ने सिर हिलाया, अगर वो हैं तो सब कुछ समझ में आता है। मैडम, क्या ये जगदीश कपूर कोई बड़ी तोप हैं? कैप्टन करण ने जल्दी से पूछा। कर्नल रोशनी ने सिर हिलाया, एक कड़वी मुस्कान के साथ, मिलिट्री कमीशन के मौजूदा सदस्यों में से कई उनके अधीन काम कर चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है वो बड़ी तोप हैं या नहीं? उफ, हे भगवान, कोई आश्चर्य नहीं कि मिलिट्री रीजन के नेता इस घटना को इतना महत्व देते हैं, यहाँ तक कि मेजर कुलकर्णी के दादाजी भी इसे दबा नहीं सके। कैप्टन करण ने हौंफते हुए एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ कहा। कर्नल रोशनी ने जवाब दिया, ये सब उच्च स्तरीय मामले हैं जो तुम्हारी पहुंच में अभी नहीं हैं। साथ ही तुम फौज में देर से शामिल हुए, जब तुम भर्ती हुए ओल्ड चीफ जगदीश कपूर पहले ही रिटायर हो चुके थे, इसलिए तुम्हें और भी नहीं पता होगा। लेकिन सभी पुराने सैनिक जानते हैं कि ओल्ड चीफ जगदीश कपूर बुराई से नफरत करते हैं और फौज में भाई भतीजावाद को सबसे ज्यादा धिक्कारते हैं। अतीत में वो जब भी इसे देखते थे निपट लेते थे। इस बार उन्होंने भी मामले को मिलिट्री कमीशन के सामने रखा होगा और नेताओं ने इस डर से कि ओल्ड चीफ कपूर मामले को और आगे न बढ़ा दें, मेजर कुलकर्णी से निपटने के लिए त्वरित उपायों का उपयोग करने और तुम्हें जल्द प्रमोशन देने का फैसला किया। ये दो तरीके शायद ओल्ड चीफ कपूर के गुस्से को शांत करने के लिए हैं। तो बात ऐसी है, फिर मुझे तसल्ली हुई। कैप्टन करण ने राहत की एक बड़ी सांस ली। वो असाधारण प्रमोशन पाने और मेडल मिलने के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो इस बात से ज्यादा डरते थे कि यह बिना कमाई हुई योग्यता उन्हें बेवजह कुचल न दे। बाकी चीजों को छोड़ दें, बस जनरल सूर्यकांत कुलकर्णी को ही ले लें। उन्होंने इस बार उनके पोते से पंगा लिया था। हालांकि उनका प्रमोशन हो गया था, लेकिन कौन गारंटी दे सकता था कि वो बाद में उनकी पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। उनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, कोई पहचान नहीं। उस समय क्या उन्हें बस चाकू का वार नहीं सहना पड़ेगा? लेकिन अगर ओल्ड चीफ जगदीश कपूर उनका समर्थन कर रहे थे, तो भले ही जनरल सूर्यकांत उन पर हमला करना चाहते, उन्हें 2 बार सोचना पड़ता। कर्नल रोशनी ने भी राहत की सांस ली। उन्हें डर था कि उनसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट गई है, जिससे इस मिशन के सुचारू निष्पादन में देरी होगी। अब जब वो जानती थी कि गांव वालों के साथ कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, तो इसका मतलब था कि उनके विरोधी बहुत मजबूत नहीं होंगे, इसलिए सुरक्षा मिशन स्वाभाविक रूप से बहुत आसान होगा। लेकिन तभी कैप्टन करण ने अचानक पूछा, मैडम, लेकिन हमारे यहाँ होने का असल मकसद क्या है? हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको न पता हो, है ना? कर्नल रोशनी, जो अभी काफी रिलैक्स हुई थी, ये सवाल सुनकर अनचाहे ही फिर से माथे पर शिकन ले आईं। मुझे केवल यहाँ तैनात रहने और गांव वालों की सुरक्षा बनाए रखने के आदेश मिले थे। इसके अलावा कोई अतिरिक्त मिशन की आवश्यकता नहीं है। कर्नल रोशनी ने सिर हिलाया। अगर सच में ऐसा होता तो बस हमें भेजना ही काफी था। आपको गरुड़ कमांडो फोर्स की एस कैप्टन को क्यों बुलाया? क्या ये जरूरत से ज्यादा नहीं है? कैप्टन करण ने माथा से कुड़ा, पूरी तरह से उलझन में दिख रहे थे। कर्नल रोशनी ने कहा, जितना ज्यादा ऐसा है, उतना ही यह बेचैन करने वाला हो जाता है। इंसान ऐसे ही होते हैं, वे हमेशा अज्ञात के लिए डर से भरे होते हैं। और कर्नल रोशनी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। उनका यहाँ तैनात होना हर कोई जानता था, बिल्कुल भी दरकिनार करने और नजरअंदाज करने के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ बड़ा निश्चित रूप से होने वाला था, इसीलिए उन्हें यहाँ कमान संभालने के लिए भेजा गया था। लेकिन इस दूरदराज सुनसान गांव में क्या बड़ी घटना हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई किस्मत का धनी उभरने वाला हो और आपको उसकी रक्षा के लिए यहाँ भेजा गया हो? कैप्टन करण वास्तव में किसी अन्य संभावना के बारे में नहीं सोच सकते थे, इसलिए उन्होंने मजाक किया। कर्नल रोशनी इस पर कड़वाहट से मुस्कुराई। अगर वास्तव में कोई किस्मत का धनी होता तो मैं उम्मीद करती कि वो मुझे सिखा सके कि और बेहतर कैसे बनूं। बोलते बोलते कर्नल रोशनी की आंखें अचानक तेज हो गईं। इस तरह मैं दक्षिण मिलिट्री रीजन को ऑल आर्मी ग्रैंड कॉम्पिटिशन में सबसे नीचे रहने से बचा सकती हूँ। दक्षिण मिलिट्री रीजन मुख्यालय, मिलिट्री कमीशन मीटिंग रूम। कई मिलिट्री रीजन के दिग्गज जो लाखों सैनिकों की कमान संभालते थे और जिनके कदमों की आहट से पूरा दक्षिणी अखंड भारत हिल सकता था, इस समय एक साथ जमा थे, लेकिन उनके चेहरे बेहद गंभीर थे। अरे ओल्ड हर्षवर्धन, क्या हम इस बार कैप्टन रोशनी के मिशन के बारे में कुछ ज्यादा ही गोपनीयता बरत रहे हैं? क्या होगा अगर फिर से कोई टकराव हो गया और गुरु देवांश नाराज हो गए? तो क्या हमारी चीफ इंस्ट्रक्टर की कुर्सी हाथ से नहीं निकल जाएगी? और अगर हम फिर से आखिरी आए तो हम बूढ़े लोग अपना मुंह कहाँ छिपाएंगे?
कंधे पर 2 सितारों वाले एक बुजुर्ग ने सीधे पूछा। जनरल हर्षवर्धन, जो बीच में बैठे थे, ने अपने साथियों की ओर देखा, जिनके साथ उन्होंने जीवन और मृत्यु साझा की थी, फिर चाय की एक चुस्की ली और बोले, हालांकि हमने गुरु देवांश को चुना है, लेकिन क्या गरुड़ के सदस्य उन्हें स्वीकार कर पाएंगे, ये हम अभी भी नहीं जानते। इसके अलावा अगर गुरु देवांश कैप्टन रोशनी को भी अपने काबू में नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीफ इंस्ट्रक्टर बनने के लायक हैं। ये सच है, लेकिन इस बार उस हरामखोर कुलकर्णी ने वाकई गुरु देवांश को गुस्सा दिला दिया। उनकी वो लाइन, तोहफा पसंद आया, मैंने इसे कबूल किया, साफ तौर पर गुस्से से भरी थी, और उसे सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मुझे बस डर है कि भले ही कैप्टन रोशनी और बाकी लोग उन्हें स्वीकार कर लें, गुरु देवांश शायद तैयार न हो। एक बुजुर्ग ने अपनी चिंता जताई। हर्षवर्धन, मेरी राय में क्या नया साल नहीं आ रहा है? क्यों न हम में से कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से उन्हें न्योता देने जाएं और साथ ही उनसे माफ़ी मांग लें। मुझे लगता है यह एक अच्छा विचार है। मुझे नहीं लगता कि अगर हम उनके माता पिता को पर्याप्त सम्मान देंगे तो भी वो चीफ इंस्ट्रक्टर बनने के लिए राजी नहीं होंगे। अध्याय 395। मेरी बहू और पोती कहाँ हैं? क्या वे नए साल के लिए एक साथ वापस आईं? मुंबई, कपूर फैमिली विला। देवांश के फ़ोन काटने के बाद जगदीश कपूर इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपना फ़ोन सीधे ज़मीन पर पटक दिया, जिससे वो चकनाचूर हो गया। ये देखकर नौकरों की आगे बढ़कर समझाने या सफाई करने की हिम्मत नहीं हुई। वे केवल दूर खड़े रह सकते थे। चुपके से रिया कपूर को फ़ोन करके बुलाने लगे ताकि वो आकर बड़े साहब को शांत कर सके। आखिरकार इस पल उनका अपना सगा बेटा भी शायद असरदार न हो, केवल रिया ही संभाल सकती थी। रिया अभी स्नेहा से मिलकर लौटी थी। फ़ोन मिलने के बाद वो तुरंत आंगन की ओर भागी। फ़ोन के टुकड़ों को हर जगह बिखरा देख रिया थोड़ी हैरान हुई। हालांकि दादू का स्वभाव तेज था, लेकिन उम्र के साथ उन्होंने कई सालों से अपना आपा नहीं खोया था। इसके अलावा उनके पद पर बहुत कम ही ऐसी चीज़ें थीं जो उन्हें गुस्सा दिला सकती थीं। क्या हुआ? रिया ने पास में इंतज़ार कर रहे एक नौकर से धीरे से पूछा। मुझे विवरण के बारे में पता नहीं है। मैं केवल इतना जानता हूं कि उन्हें एक कॉल आया और बड़े साहब ने एक शब्द भी नहीं कहा। ये बस 2 फ़ोनों के बीच की बातचीत थी। जैसे ही कॉल खत्म हुई, ये सब हो गया, नौकर ने लाचारी से कहा। रिया ने सिर हिलाया, फिर जगदीश कपूर के पास गई और मुस्कुराते हुए पूछा, किस बात ने आपको इतना गुस्सा दिला दिया? क्या आसमान टूट पड़ा? यह आसमान टूटने से भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात है। क्या दक्षिण मिलिट्री रीजन के नेता सबके सब गधे हैं? जगदीश कपूर इस मामले को उठाते हुए गुस्से में मेज पर हाथ मारने से खुद को रोक नहीं पाए। रिया को तुरंत पता चल गया कि ये देवांश से संबंधित हो सकता है, इसलिए उसने पूछा, क्या देवांश ने दक्षिण मिलिट्री रीजन का न्योता ठुकरा दिया? इतनी बड़ी घटना के बाद मुझे वास्तव में समझ नहीं आता कि उसके पास सहमत होने की क्या वजह होगी, जगदीश कपूर ने उबलते हुए कहा। उन्होंने दांत भींचे, जैसे वो दक्षिण मिलिट्री रीजन के नेताओं का गला घोंट देना चाहते हों। आखिर हुआ क्या? हालांकि देवांश अलग थलग दिखाई देता है, लेकिन वो वास्तव में काफी नर्म दिल का है। साथ ही मिलिट्री रीजन जो फायदे देता है उसे वो आसानी से मना नहीं करना चाहिए, है ना? रिया ने माथा से कोड़ा। क्या हुआ? अगर गुरु देवांश समय पर नहीं पहुंचते तो दक्षिण मिलिट्री रीजन द्वारा गुरु देवांश के माता पिता की सुरक्षा के लिए भेजी गई यूनिट ने लगभग उनकी मां को अन्यायपूर्ण तरीके से मार ही डाला था। जैसे जैसे जगदीश कपूर बोल रहे थे, जितना ज्यादा वो इसके बारे में सोच रहे थे, उतना ही गुस्सा आ रहा था। उन्होंने सीधे हाथ बढ़ाया और पास की कॉफी टेबल को पलट दिया, जिससे चाय के कप और चाय हर जगह बिखर गई। क्या? रिया सन रह गई और जल्दी से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन जाने उन गधों ने मिशन की व्यवस्था कैसे की? मेरा बस चले तो मैं वहां उड़कर जाऊं और उन सभी को गोली मार दूं। जगदीश कपूर का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ गया। रिया ने गहरी चिंता में माथा सिकोड़ा। एक पल सोचने के बाद उसने अपने दादाजी से कहा, दादू प्लीज मुझे बताइए कि क्या हुआ। मैं देखूंगी कि क्या इस स्थिति को सुधारने का कोई तरीका है। ये सुनकर जगदीश कपूर की आंखें चमक उठी और फिर उन्होंने अपनी पोती को सब कुछ सुनाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हुआ था। सुनने के बाद रिया की भौहें पहले से भी अधिक तन गईं। उसने बहुत देर तक सोचा, लेकिन कोई बेहतर समाधान नहीं निकाल सकी। अंत में वो केवल लाचारी में अपने दादू के सामने सिर हिला सकी। दादू, रहने दीजिए। देवांश के बारे में मेरी समझ के आधार पर जो कोई भी उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है, उसे मरना ही होगा। अगर आपकी इज्जत का सवाल न होता तो मेरा अनुमान है कि वो मेजर कुलकर्णी को मौके पर ही मार डालता और उसके फैसले का सामना करने के लिए कोई मिलिट्री कोर्ट नहीं होता। जगदीश कपूर स्वाभाविक रूप से यह जानते थे, इसीलिए वो और भी गुस्से में थे। आखिरकार देवांश के साथ उनका मौजूदा संबंध बहुत गहरा नहीं था, और हालांकि देवांश ने इस बार उनका लिहाज रखा था, लेकिन संभावना थी कि भविष्य में उनका रिश्ता और भी दूर हो जाएगा। देवांश का भविष्य कितना असीमित था, दूसरे शायद न जानते हों, लेकिन जगदीश कपूर अच्छी तरह जानते थे।
अगर उन्होंने उसके साथ वो कनेक्शन खो दिया तो क्या कपूर परिवार को फिर कपूर परिवार कहा जा सकता है? क्या वास्तव में कोई दूसरा रास्ता नहीं है? जगदीश कपूर ने पूछा। उनका चेहरा दुख से भरा था। रिया ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, चीफ इंस्ट्रक्टर का पद लेने के लिए मुझे लगता है दादू आप उस पर से उम्मीद पूरी तरह छोड़ सकते हैं, लेकिन जहां तक बात है कि कपूर परिवार उसके साथ अपना कनेक्शन बनाए रख सकता है या नहीं, मुझे लगता है दादू आपको एक पहल करनी होगी। पहल? तुम्हारा क्या मतलब है? रिया, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होगा अगर आप व्यक्तिगत रूप से नागपुर गांव जाएं और देवांश को आमने सामने स्पष्ट रूप से समझाएं। यदि संभव हो तो उसके माता पिता से माफी मांगना सबसे अच्छा होगा और फिर इस मामले को बंद माना जा सकता है। ये सुनकर जगदीश कपूर ने अपनी जांघ पर हाथ मारा, जैसे उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया हो। मेरी पोती बिल्कुल सही कह रही है। गुरु देवांश के व्यक्तित्व को देखते हुए उनके माता पिता से माफी मांगना एक बिल्कुल शानदार चाल है। इसके साथ जगदीश कपूर उठे और जाने लगे। मैं अभी नागपुर गांव के लिए निकलता हूँ। दादू, शांत हो जाए। रिया ने जगदीश कपूर को वापस खींचा। अगर आप अभी जाएंगे तो ये बहुत जानबूझकर किया गया लगेगा और देवांश स्वाभाविक रूप से अधिक प्रतिरोधी होगा। तो मुझे कब जाना चाहिए? जगदीश कपूर ने उत्सुकता से पूछा। नए साल के बाद आप नए साल की बधाई देने के बहाने जा सकते हैं। यह उचित और तर्कसंगत दोनों होगा। क्या यह एक तीर से दो शिकार करने जैसा नहीं होगा? रिया ने सुझाव दिया। हाँ, मेरी पोती अभी भी ज्यादा समझदार है। जगदीश कपूर ने बेहद उत्साहित होकर कहा, मैं इस समय का उपयोग गुरु देवांश के माता पिता के लिए कुछ तोहफे तैयार करने में करूंगा। आप बस घर पर रहिए और आराम कीजिए, मैं तोहफों का इंतजाम कर लूंगी, रिया ने कहा और अंत में राहत की सांस ली जब उसने बड़े साहब को खुलकर मुस्कुराते देखा। और जैसे ही उसने नए साल के बाद देवांश और उसके माता पिता से मिलने के बारे में सोचा, रिया के गालों पर लाली आए बिना नहीं रह सकी। उसके दादाजी के भी साथ जाने से क्या ये दोनों परिवारों के माता पिता की मुलाकात मानी जाएगी? तब जो तोहफे वो इस बार लाएगी वो हल्के नहीं हो सकते। उसे उसके माता पिता का दिल एक ही बार में जीतना था। नागपुर गांव, ठाकुर परिवार। देवांश को भूखा रहने से बचाने के लिए लक्ष्मी ठाकुर ने कोई बड़ी दावत नहीं बनाई। इसके बजाय कुछ छोटे व्यंजन तैयार करने के बाद वो खाना मेज पर ले आईं। तू पहले पेट भरने के लिए कुछ खा ले, रात के खाने का समय होने ही वाला है। मैं कुछ और अच्छे व्यंजन बना लूं, फिर तू और खा लेना, लक्ष्मी ठाकुर ने कहा और रसोई की ओर जाने ही वाली थी, लेकिन देवांश ने उन्हें रोक दिया। मैं कोई कुंभकर्ण नहीं हूँ, मैं इतना कैसे खा सकता हूँ? ये पहले से ही काफी है, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी माँ को बिठाने के बाद उसने पूछते हुए पेट भरकर खाया। मेरे पापा कहाँ हैं? वो कुछ फौजियों और गाँव वालों के साथ पानी के पाइप ठीक करने पहाड़ पर गए हैं, लक्ष्मी ठाकुर ने देवांश को पागलों की तरह खाते हुए देखकर कहा। वो पुल पर हुए उस दृश्य को याद करके मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी जब देवांश उनके लिए खड़ा हुआ था। उनकी कभी बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी इच्छा अपने परिवार को पेट भर खाना खिलाना थी। नागपुर गांव दूरदराज के इलाके में होने के कारण हालांकि वहां सड़कें थीं, फिर भी वहां नल का पानी नहीं था। गांव वाले पहाड़ों की गहराई में एक प्राकृतिक झरने से अपना पानी लेते थे, जिससे पाइप के जरिए पहाड़ के आधे रास्ते पर बने एक बड़े जलाशय तक लाया जाता था। वहां से कई बड़े पाइप गांव वालों को आपूर्ति करने के लिए पहाड़ से नीचे आते थे। चूंकि गांव वाले सारा काम खुद करते थे, बिना किसी पेशेवर मार्गदर्शन के, पानी के पाइपों के जोड़ आए दिन टूट जाते थे और मरम्मत की जरूरत पड़ती थी। फौजी भी गए हैं? देवांश ने पूछा। थोड़ा अजीब लगा। पहले जो हुआ उससे ये साफ था कि हालांकि दक्षिण मिलिट्री रीजन ने गांव में सेना भेजी थी, लेकिन उन्होंने उन्हें अपना विशिष्ट उद्देश्य नहीं बताया था। वरना मेजर कुलकर्णी अपार साहस के साथ भी कभी उसकी मां पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत नहीं करता। अगर उन्हें सुरक्षा के लिए अपने विशिष्ट लक्ष्य का पता नहीं था तो वे उनके साथ पहाड़ पर क्यों जाते? हाँ, उन्होंने कहा कि उन्हें वहां कैंप के लिए एक नई पाइपलाइन बिछानी है और उन्होंने ये भी कहा कि वे इस बार साथ जा रहे हैं ताकि रास्ते से परिचित हो सके, ताकि भविष्य में अगर गांव के पानी के पाइप टूट जाएं तो उन्हें ठीक करने के लिए बुलाया जा सके। लक्ष्मी ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे वो उस घटना को भूल गई थी जहां मेजर कुलकर्णी ने उन पर झूठा आरोप लगाया था। वैसे तूने अभी किसे फोन किया था? मेजर कुलकर्णी जैसे इतने बड़े अफसर को सिर्फ एक वाक्य से कैसे हटाया जा सकता है? लक्ष्मी ठाकुर आखिरकार पूछे बिना नहीं रह सकी। वह पहले पूछना चाहती थी, लेकिन कभी उपयुक्त मौका नहीं मिला। वो उनका सबसे बड़ा नेता होना चाहिए। हालांकि देवांश को याद था कि दूसरे पक्ष ने अपना परिचय जनरल हर्षवर्धन के रूप में दिया था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि हर्षवर्धन का पद क्या था, क्योंकि वो दक्षिण मिलिट्री रीजन से बहुत परिचित नहीं था। सबसे बड़ा नेता वो तो कमांडर होगा, है ना? तू उसे जानता भी है? लक्ष्मी ठाकुर ने बहुत आश्चर्य में 3 सवाल पूछे। मैंने कहा था ना, तेरा बेटा अब बड़ा आदमी बन गया है, देवांश ने अपनी साधक होने की पहचान उजागर किए बिना हंसते हुए कहा।
उसे डर था कि अगर उसने उन्हें बताया तो उसकी मां न केवल कुछ समय के लिए इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगी, बल्कि यह भी सोच सकती हैं कि वो पागल हो गया है। पिछले 2 सालों में उसमें हुए बदलाव उनके लिए बहुत ज्यादा थे, वो उन्हें और अधिक उत्तेजित नहीं कर सकता था। वो केवल सूक्ष्म रूप से बड़ों को अपनी विशिष्टता का पता लगाने दे सकता था और फिर स्वाभाविक रूप से इसे प्रकट करने के लिए सही समय ढूंढ सकता था। अच्छा, माँ तुझसे इतने सवाल नहीं पूछेगी। जब तक तू पहले जैसा नहीं है, माँ संतुष्ट रहेगी, लक्ष्मी ठाकुर ने कहा, शायद पिछले दुखों को याद करते हुए, और आंसू फिर से बहने से नहीं रोक सके। ठीक तभी आंगन का गेट अचानक खुला और एक आकृति लड़खड़ाती हुई अंदर आई, लगभग रुंधे गले से बोली, उन्होंने कहा मेरा बेटा वापस आ गया है। मेरी बहू और पोती कहाँ हैं? क्या वे भी नए साल के लिए एक साथ वापस आईं? अध्याय 396। आज रात मैं अपने बेटे के साथ जाम छलकाऊंगा। अंदर बैठकर खाना खा रहे देवांश ठाकुर के कानों में जब ये शब्द पड़े तो उसका शरीर अनचाहे ही अकड़ सा गया। हालांकि उसने तुरंत खुद को संभाल लिया, लेकिन ये दृश्य लक्ष्मी ठाकुर की नजरों से छिप न सका। जिस पल देवांश पुल पर अकेला दिखाई दिया था, लक्ष्मी ने दरअसल उसी वक्त कुछ बातें भांप ली थी, लेकिन वह खुद को रोक रही थी, पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। कम से कम न पूछने का मतलब था कि अभी भी उम्मीद बाकी है, लेकिन अगर उसने पूछ लिया और देवांश ने सच उगल दिया तो सब कुछ पत्थर की लकीर बन जाएगा और उसे बदलना मुश्किल होगा। लेकिन अब देवांश की प्रतिक्रिया देखकर वह लगभग पुष्टि कर सकती थी कि इन मियाँ बीवी का तलाक हो चुका है, वरना उनकी बहू सिया इतनी संस्कारी है कि वह नए साल पर घर वापस न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि लक्ष्मी ने जो कभी नहीं सोचा था वह ये था कि देवांश का शरीर सिया के साथ उसके रिश्ते की वजह से नहीं, बल्कि आंगन के गेट के बाहर से आई उस आवाज की वजह से अकड़ा था, एक ऐसी आवाज जिसे उसने पूरे 1 लाख सालों से नहीं सुना था। अब इस आवाज को दोबारा सुनकर देवांश को ऐसा महसूस हुआ जैसे कई 100 जन्म बीत चुके हों। अपनी मां को देखने के बाद देवांश ने सोचा था कि उसकी मानसिक स्थिति काफी स्थिर रहेगी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ उस आवाज को सुनकर वह लगभग टूट जाएगा। अतीत की यादें ज्वार की तरह उमड़ पड़ी और उसकी साधना चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, यादों के इस सैलाब को रोकना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसे आज भी बचपन का वह मंजर याद था जब उसके पिता उसे स्कूल से लेने आते थे। हर बार उसके पिता उसे अपने कंधों पर बिठा लेते, गांव से कस्बे तक पैदल जाते और फिर कस्बे से गांव तक पैदल वापस आते। जब उसके हम उम्र खेल रहे होते थे, उसके पिता उसे हर दिन डायरी लिखने और किसी क्लासिक किताब के 10 पन्ने पढ़ने के लिए कहते थे। हालांकि वह खुद ज्यादा अक्षर नहीं पहचानते थे, लेकिन उनकी जिद यही थी। बस इसी तरह नागवाड़ी टाउन में, जहां कम ही लोग काउंटी मिडिल स्कूल में दाखिला ले पाते थे, उसने पूरे जिले में सबसे ज्यादा नंबरों के साथ प्रांतीय की मिडिल स्कूल की प्रवेश परीक्षा पास की। ये कहा जा सकता है कि उसके पिता ने ही उसे उंगली पकड़कर कदम दर कदम प्रांतीय की मिडिल स्कूल तक पहुंचाया था। जूनियर हाई में जाने के बाद उसकी अपने पिता से मुलाकात कम होती थी, लेकिन उसके पिता हमेशा उसके ग्रेड्स की चिंता करते थे। इसलिए जूनियर हाई पास करने के बाद ऐसे माहौल में जहां गांव के लगभग सभी साथी हाई स्कूल नहीं जाते थे बल्कि काम करने बाहर चले जाते थे, उसने एक बार फिर पूरे जिले और काउंटी में सबसे ज्यादा नंबरों के साथ हाई स्कूल में प्रवेश लिया। देवांश को याद था कि उस समय गांव के लोग कहते थे कि उसका बाप पागल है, कि 3 साल की हाई स्कूल की फीस चुकाने के लिए न जाने कितनी जमीन जोतनी पड़ेगी और बेहतर होगा कि वह अपने बेटे को परिवार का सहारा बनने के लिए काम पर भेज दे। लेकिन जब भी गांव वाले ऐसी बातें करते तो उसका सीधा साधा बाप बस मुस्कुरा देता और कहता, मेरा देवा हमेशा अपनी किताबों में लगा रहता है, चाहे ये बुरा काम करते करते मर ही क्यों न जाए, मैं उसे इस पहाड़ी गड्ढे से बाहर भेजकर ही दम लूंगा। तो जिस दिन यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर उनके घर आया, देवांश को अच्छी तरह याद था कि उसके पिता मुंह में सूखी चिलम दबाए आंगन की दहलीज पर बैठे बार बार उस लेटर को पढ़ रहे थे, और जब गलती से राख लिफाफे पर गिर गई तो उन्होंने अपनी आस्तीन से उसे बड़े ध्यान से पोंछकर साफ किया बार बार। देवांश को यह भी याद था कि जब उसने वह दृश्य देखा तो वह हंसा था और अपनी माँ से कहा था कि पिताजी को कोई भूत लग गया है। लेकिन उसकी माँ ने सिर हिलाया और उसे बताया, तेरे पापा भी पहले स्कूल गए थे, लेकिन घर में पैसा नहीं था, इसलिए उनकी पढ़ाई छूट गई। इसलिए चाहे गांव वाले उनके बारे में कुछ भी कहें, उन्होंने तुझे यूनिवर्सिटी भेजने की ठान ली है। उन्हें कोई भूत नहीं लगा है, उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें तुझ पर लगा दी हैं। लेकिन उन्होंने कभी तुझे बताने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं तुझ पर बहुत ज्यादा दबाव न आ जाए। अब अच्छा है, उनका बेटा होनहार निकला और वह एक पिता के रूप में आखिरकार थोड़ा आराम कर सकते हैं। उसे याद था कि उनके ग्रेजुएशन के जश्न वाले दिन गांव वालों ने अपनी मर्जी से अनगिनत पटाखे फोड़े थे, ये जश्न मनाने के लिए कि गांव में पहला यूनिवर्सिटी छात्र बना है, और उस रात उसके पिता ने इतनी पीती कि सुध बुध खो बैठे थे। बाद में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने, शादी करने और बच्चे होने के बाद वह हमेशा गांव वालों की जुबान पर शर्मा जी का बेटा जैसा उदाहरण और अपने माता पिता का गर्व बना रहा। लेकिन 2-3 साल पहले उसका स्वभाव अचानक बुरी तरह बदल गया और सारी अच्छी चीजें, सब कुछ बदल गया।
उसे अपने माता पिता की आंखों में वह हताशा भूलना मुश्किल लग रहा था जब वे उसका कर्ज चुकाने में मदद करने के लिए हजारों मील का सफर तय करके आए थे और फिर वापस लौटे थे। भले ही उसके माता पिता ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन देवांश अच्छी तरह जानता था कि इन पिछले कुछ सालों में गांव वाले उसके पिता की पीठ पीछे कमोबेश ताना मारते ही होंगे। कहते होंगे कि उसने अपने बेटे को पालने में इतनी मेहनत की और वह एक सड़ा हुआ जुआरी निकला। कहते होंगे कि अगर पता होता कि ये दिन आएगा तो इससे अच्छा था कि बेटे को काम पर ही भेज देते। कहते होंगे कि उसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी खपा दी और अंत में सब बेकार गया। उसे यह सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि जब उसके पिता ने ये आवाजें सुनी होंगी तो उनका दिल कितना टूटा होगा। फिर भी इन पिछले कुछ सालों में उसके पिता ने उससे इनमें से किसी भी बात का जिक्र नहीं किया, बस चुपचाप सहते रहे और खेतों में कड़ी मेहनत करते रहे, सिर्फ इसलिए कि जितनी जल्दी हो सके उसका सूदखोरों का कर्ज चुका सकें। माता पिता का प्यार पहाड़ जैसा होता है, बिन कहा और खामोश, बिल्कुल ऐसा ही। बीते हुए कल की सारी घटनाएं, आज का सारा बोझ, एक के बाद एक दृश्य देवांश के दिमाग में कौंध गए, जैसे 10,000 तीर उसके दिल को छलनी कर रहे हों, जिससे उसे लगा कि काश वह मर ही जाता। इसलिए अपने पिता को देखने से पहले ही उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। उसने अपनी कटोरी और चॉपस्टिक्स नीचे रखे, खड़ा हुआ, दरवाजा धकेला और तब उसने देखा कि उसका बूढ़ा बाप, जिसकी कनपटी के बाल सफेद हो चुके थे और कमर झुक गई थी, हड़बड़ी में आंगन में दाखिल हो रहा था। जब बलवंत ठाकुर ने देवांश को देखा तो उनके चेहरे के भाव भी जम गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वे उसके पास से गुजरे और अंदर जाकर इधर उधर तलाशने लगे। फिर पूछा, मेरी पोती कहाँ है? मेरी बहू कहाँ है? ये सुनकर लक्ष्मी, जिसका चेहरा चिंता से भरा था, ने उनकी ओर देखकर सिर हिला दिया। ये देखकर बलवंत का शरीर तुरंत थोड़ा कांप उठा, उनकी आंखों में न छिपाने वाली निराशा भर गई। लेकिन उन्होंने जल्दी ही अपनी मानसिकता को संभाला, फिर खुद को जबरदस्ती खुश किया, दरवाजे पर वापस आए और देवांश से पूछा, वे वापस नहीं आईं। देवांश को याद आया कि सिया ने मुंबई से निकलते वक्त उसे क्या संदेश भेजा था कि घर लौटने के बाद उसे अभी बूढ़े दंपति को उनके तलाक के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उसे डर था कि वे इसे तुरंत स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, उसने इसे छिपाने के लिए देवांश को एक बहाना भी सुझाया था। सिया हाल ही में डिजाइन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बनी है और उसका काम बहुत ज्यादा है, इसलिए वह इस साल वापस नहीं आ पाएगी। देवांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के वही बहाना बोल दिया जो सिया ने पहले से तैयार किया था। ये सुनकर बलवंत ने सिर घुमाया और घर के अंदर लक्ष्मी के साथ नजरें मिलाईं। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वही पुराना बहाना वाला भाव देखा। साफ था, माता पिता अपने बच्चों को सबसे बेहतर जानते हैं। उन्हें देवांश के झूठ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उसका भंडाफोड़ नहीं किया। उन्होंने जानबूझकर उस पर विश्वास करने का नाटक किया, देवांश के नाटक में उसका साथ दिया। उसे देखो, तुमने पिछले कुछ सालों में उसे कितना सताया है, फिर भी उसका प्रमोशन हो गया। और फिर खुद को देखो, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम उसके लायक कैसे हो। अगर वह अभी तुम्हें तलाक दे दे तो मुझे जरा भी हैरानी नहीं होगी, बलवंत ने गुस्से से उबलते हुए कहा। ये सुनकर देवांश का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया और उसने मन ही मन सोचा, बाबूजी इशारा कर रहे हैं, मुझे बचने का रास्ता दे रहे हैं। ये सोचकर देवांश का चेहरा थोड़ा मुरझा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके इतना बुरा होने के बावजूद ये पिता, जो पूरी जिंदगी सख्त रहा, अभी भी उसके लिए सक्रिय रूप से बचाव का रास्ता खोज रहा था। शुक्र है कि उसकी अकल ठिकाने आ गई थी, वरना उसे सच में नहीं पता था कि वह इन बूढ़े माँ बाप के पालन पोषण का कर्ज कैसे चुका पाएगा। पापा, मम्मी, चिंता मत करो, मैं खुद को सुधारूंगा, सिया से दोबारा शादी करूंगा और उसे आपकी बहू बनाए रखूंगा। देवांश ने मन ही मन कसम खाए। अरे बस करो, हमारा बेटा अभी अभी वापस आया है, उसे और मत डांटो। लक्ष्मी जल्दी से बात संभालने के लिए आगे आए। तुम बस उसे सिर पर चढ़ाओ। वह इन पिछले कुछ सालों में जो इतना बेकार इंसान बना है, वह सब तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से है। बलवंत ने ठंडी आह भरी, फिर देवांश की ओर गुस्से से देखा और पूछा, खाना खाया? खाना खाया? हालांकि ये बस दो साधारण शब्द थे, लेकिन देवांश जानता था कि यह उस पीढ़ी के माता पिता का एक खास जुमला था जो माफी और अपने बच्चों के प्रति सद्भावना का संकेत देता था। उसने शुरू में सोचा था कि उसके पिता, ये जानकर कि वह अकेला लौटा है, उसे जरूर बेल्ट से पीटेंगे या कम से कम झाड़ू लेकर घर से बाहर खदेड़ेंगे, 2 मील तक उसका पीछा करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बस उससे एक सवाल पूछा और पिछले कुछ सालों में उन्होंने जो भी कष्ट सहे थे वे सब पी गए। शायद माता पिता ऐसे ही होते हैं, अपने बच्चों के लिए वे हमेशा खुद का बलिदान कर सकते हैं। ये सोचकर देवांश को अपने दिल में बेहद कड़वाहट महसूस हुई। वह चाहता था कि उसके माता पिता उसे बचपन की तरह मिक्स डबल्स वाली पिटाई दें, कम से कम तब उसे थोड़ा बेहतर महसूस होता। हालांकि अपने माता पिता को उसके बारे में चिंता करने से रोकने के लिए देवांश ने भी इस कड़वाहट और बेचैनी को अपने दिल में छिपा लिया और फिर मुस्कुराया, मैंने थोड़ा खाया है, लेकिन अभी पेट नहीं भरा। तो खाने क्यों नहीं जा रहे?
किसी के खिलाने का इंतजार कर रहे हो? बलवंत ने दहाड़ते हुए अपना पैर उठाया और देवांश के पिछवाड़े पर लात जमा दी, जिससे वह तुरंत अपनी पीठ सहलाता हुआ घर के अंदर भाग गया। देवांश के भागने का वह बेढंगा तरीका देखकर बलवंत, जो पहले गुस्से से भरे थे, के होठों पर अचानक मुस्कान तैर गई। उन्होंने अपना सिर घुमाकर आंगन के बाहर आकाश की ओर देखा। हालांकि बादल छाए हुए थे, लेकिन उनकी नजरों में उन्हें स्वर्ग से उतरती हुई रंग बिरंगी रोशनी की लकीरें दिखाई दे रही थीं। हालांकि ये रोशनी चमकदार और जीवंत होते हुए भी आंखों में थोड़ी चुभ रही थी। बलवंत ने अपनी आस्तीन से आंखों के कोनों से नमी पोंछी, फिर मुड़े और घर की ओर चिल्लाए, लक्ष्मी, वो अच्छी वाली शराब की बोतल बाहर लाना जो मैंने बचा कर रखी थी। आज रात मेरा बेटा और मैं साथ बैठकर पेंगे। अध्याय 397। दादू और दादी, जल्दी दरवाजा खोलो। पीहू नए साल के लिए वापस आ गई है। इतनी जल्दी क्या है? जब तक मैं कुछ और बड़े पकवान और चखना न बना लूं, तब तक रुको, फिर पी लेना, लक्ष्मी ने कहा और फिर रसोई में जाकर व्यस्त हो गई। शाम ढलने तक लक्ष्मी ने अपना एप्रन उतारा और अलमारी से शराब निकालने गई। तब तक मेज पहले से ही तरह तरह के व्यंजनों से भर चुकी थी। देवांश ने बूढ़े माँ बाप का ध्यान हटते ही सूप में शरीर को मजबूत बनाने वाली 2 गोलियां डाल दीं। इस तरह बूढ़े दंपति की पुरानी बीमारियां उन्हें पता चले बिना ही ठीक हो जाएंगी, और इससे समझाने की झंझट भी बच गई। एक पंथ दो काज। जब लक्ष्मी लौटी तो उसके हाथ में शराब की एक बोतल थी। जब देवांश ने उस पर पिताजी के लिए लिखा देखा तो वह जड़ हो गया। उसे अच्छी तरह याद था कि यह बोतल उसने अपने पिता के लिए उस साल खरीदी थी जब वह अपनी शादी वाले साल चीनी नव वर्ष पर घर आया था। उन्होंने तब आधी पी ली थी और अब 3-4 साल बीत चुके थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पापा ने इसे अभी भी संभाल कर रखा होगा। मैंने इसे असल में तब पीने के लिए बचा कर रखा था जब तुम दोबारा चीनी नव वर्ष पर वापस आओगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि 3-4 साल का इंतजार करना पड़ेगा, बलवंत ने पैकेजिंग बॉक्स खोलते हुए बेपरवाही से कहा। अपने पिता के ये ऊपर से साधारण दिखने वाले शब्द सुनकर देवांश को लगा जैसे उसका दिल निचोड़ा जा रहा हो। वह कल्पना कर सकता था कि इन पिछले कुछ सालों के बसंत उत्सवों के दौरान, जब सभी गांव वाले अपने परिवारों के साथ मिल रहे होते थे, तो ये बूढ़े दंपति दरवाजे पर बैठे उसकी वापसी की उम्मीद में कितने निराश और अकेले दिखते होंगे। ये सोचकर देवांश का मन हुआ कि वह खुद को 2 थप्पड़ मारे, और जब उसने देखा कि पिता द्वारा निकाली गई शराब की बोतल में अभी भी आधी बोतल बची थी, तो वह पूरी तरह टूट गया। भले ही उसके पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह कल्पना कर सकता था कि हर चीनी नव वर्ष पर वे उम्मीद के साथ शराब की यह बोतल निकालते होंगे, फिर बेहद निराश होकर इसे वापस अलमारी में रख देते होंगे, अगले साल के आने का इंतजार करते हुए। उस दृश्य की कल्पना करते ही देवांश की आंखों से तुरंत आंसू छलक पड़े। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। आपके बेटे ने इन पिछले कुछ सालों में आपको बहुत निराश किया है। बलवंत ने ये सुना और जो हाथ देवांश के लिए शराब डाल रहा था वह अचानक कांप गया, जिससे बिना किसी चेतावनी के शराब मेज पर गिर गई। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने धीरे से देवांश के सिर पर हाथ फेरा, फिर अपना चेहरा पोंछा, जैसे उन आंसुओं को पोंछने की कोशिश कर रहे हों जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। चेहरा पोंछने के बाद उन्होंने कांपते हुए अपने लिए एक और गिलास डाला, फिर अपना गिलास उठाया, देवांश के गिलास से टकराया और जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान ले आए। वह सब बीती बात है, अच्छा है कि तुम वापस आ गए। बोलने के बाद बलवंत ने सिर पीछे झुकाया और सब गटक गए, फिर एक हा की आवाज निकाली, जैसे स्पष्टता और सुकून की एक अकथनीय भावना व्यक्त कर रहे हों। पापा, मम्मी, क्या आप मुझे दोषी नहीं मानते? देवांश ने भी सब पी लिया, फिर पूछा। दोष? हम तुम्हें दोषी कैसे न माने? बलवंत ने शराब का एक घूंट लिया और जारी रखा, लेकिन हम खुद को ज्यादा दोषी मानते हैं कि हम लाचार थे, वरना हमारी पोती को इतना कष्ट न उठाना पड़ता और हम मदद करने में बिल्कुल असमर्थ न होते। लक्ष्मी भी बोल पड़ी, तुम बहुत दबाव में थे, इसीलिए तुम वैसे बन गए थे, लेकिन तुम्हें सिया पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए था। इस दुनिया में तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी और कहाँ मिलेगी। मैं जानता हूँ, मैं एक बदमाश हुआ करता था, एक जानवर से भी बदतर, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ और मैं अपनी बाकी जिंदगी उन गलतियों को सुधारने में लगा दूंगा जो मैंने इन पिछले कुछ सालों में की हैं, देवांश ने दृढ़ रवैये के साथ कहा। सिर्फ हमसे मत कहो, सिया को भी बताओ, और सबसे बड़ी बात, सिर्फ बातें मत करो, करके दिखाओ, समझे? लक्ष्मी ने संजीदगी से सलाह दी। मम्मी, मुझे पता है। बलवंत ने अपना गिलास फिर उठाया, देवांश के साथ टकराया, फिर थोड़ी झिझक के साथ पूछा, पीहू अब कैसी है? चिंता मत कीजिए, वह अब बहुत ठीक है। मैं उसका इलाज खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सब ठीक रहा तो नए साल के बाद अच्छी खबर मिलनी चाहिए। नए साल के बाद वह दिव्य मेघा आश्रम का एक चक्कर लगाएगा। जब तक उसे पर्याप्त ऊर्जा मणि मिल जाती है, वह आकाश भक्षण सूत्र को पूरा कर पाएगा और फिर से हजतारा स्तर को तोड़ना कोई समस्या नहीं होगी। यह अच्छा है, यह अच्छा है। मैंने कहा था ना, तकनीक इतनी उन्नत है, कोई बीमारी लाइलाज कैसे हो सकती है।
बलवंत ने अपनी जांघ पर हाथ मारते हुए कहा। उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। लक्ष्मी ने भी खुशी से कहा, जब पीहू ठीक हो जाएगी, अगर तुम्हें मेरे गंदे होने से कोई ऐतराज न हो तो मैं तुम्हारे लिए पीहू की देखभाल करने आऊंगी। उसे स्कूल छोड़ने और लाने का काम करूंगी ताकि तुम दोनों अपने करियर पर ध्यान दे सको। खूं खूं। जैसे ही ये शब्द निकले, बलवंत ने तुरंत खांसने का नाटक किया और जबरदस्ती लक्ष्मी की बात काट दी। ये देखकर लक्ष्मी को तुरंत एहसास हुआ कि उसके बेटे ने शायद सिया को तलाक दे दिया है और उसका ये कहना केवल उसके बेटे के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। इसलिए उसने तुरंत अपना सुर बदल लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा काम कर पाऊंगी और मुझे बड़े शहरों में रहने की आदत नहीं है। तुम बस एक नैनी ढूंढ लेना। आदत डालने जैसा कुछ नहीं है। जब तक आप चाहेंगी आप कभी भी आ सकती हैं। और जिस जगह मैं अब रहता हूँ वह बहुत बड़ी है। अगर आप आएँ तो आंगन में सब्जियां भी उगा सकती हैं, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। लक्ष्मी ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार देवांश भारी कर्ज में डूबा था और वह उस जगह गई थी जहां वे पहले रहते थे। आंगन तो छोड़ो, वहां बालकनी तक नहीं थी तो वह सब्जियां कैसे उगा सकता था। हालांकि देवांश की इज्जत बचाने के लिए लक्ष्मी ने उसकी पोल नहीं खोली। शराब के 3 दौर के बाद बलवंत अपने बेटे को और शराब डालने ही वाले थे, लेकिन देवांश ने उन्हें रोक दिया। पापा, मैंने पीना छोड़ दिया है। आज मैं सिर्फ आपके साथ थोड़ी पी रहा हूँ। ये सुनकर बलवंत सन रह गए, फिर उनका चेहरा राहत से भर गया। अच्छा है, छोड़ना अच्छा है। ये शराब कोई अच्छी चीज नहीं है, छोड़ना अच्छा है। अपनी बातों में उन्होंने केवल शराब की बुराई की, कभी उन बदमाशी वाली चीजों का जिक्र नहीं किया जो देवांश ने अपनी भारी पीने की आदत की वजह से की थी। देवांश ने कृतज्ञता से सिर हिलाया, फिर शराब की बोतल ली और अपने पिता के लिए एक पैक डाला। लक्ष्मी, मुझे फिर से बताओ कि दोपहर में पुल पर क्या हुआ था। बलवंत ने अपना शराब का गिलास पकड़ते हुए कहा। उनका चेहरा उत्सुकता से भरा था। क्या तुमने गांव वालों से एक बार नहीं सुना? मैंने अभी तुम्हें 2 बार बताया है। क्या तुम सच में नशे में हो? हालांकि लक्ष्मी ने शिकायत की, लेकिन शिकायत करने के बाद उसने धैर्यपूर्वक कहानी शुरू से सुनानी शुरू कर दी। खाना शाम से लेकर आधी रात तक चला। इससे पहले कि 3 लोगों का ये परिवार अनिच्छा से मेज से उठा। साधारण तरीके से हाथ मुंह धोने के बाद देवांश छोटे बेडरूम में लौट आया। अपने स्वभाव के विपरीत वह साधना करने के लिए ध्यान में नहीं बैठा, बल्कि बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। उस रात देवांश अपने सपनों में भी हल्का मुस्कुराया। अगली सुबह देवांश को शोर शराबे ने जगाया। बारीकी से पूछने पर उसे पता चला कि पिछली पहाड़ी में जंगली सुअर दिखाई दिए थे और गांव वाले उत्साहपूर्वक उन्हें खदेड़ने के लिए पहाड़ पर जा रहे थे। नए साल के लिए दावत में एक डिश जोड़ने की तैयारी कर रहे थे। उसके पिता बलवंत ठाकुर भी मुख्य समूह के साथ पहाड़ पर गए थे। कहा जा रहा था कि गांव के छोर पर स्थित कैंप से सैनिकों की एक टुकड़ी भी साथ गई थी। देवांश भी जाना चाहता था, लेकिन ये जानकर कि सैनिक उनके साथ जा रहे हैं, उसने जाने का विचार त्याग दिया। आखिरकार अगर वह जाता तो जंगली सुअर खदेड़ने का मजा खत्म हो जाता। पूरे दिन देवांश अपनी मां के साथ कस्बे के बाजार में नए साल का सामान खरीदने के लिए घूमता रहा। बूढ़े दंपति को लगा था कि देवांश हमेशा की तरह वापस नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने कुछ भी तैयार नहीं किया था। जब तक वे बाजार से लौटे, दोपहर के 3 बज चुके थे और देवांश की पीठ वाली टोकरी नए साल के सामान से भरी थी। जैसे ही माँ बेटे ने पुल पार किया, उन्होंने लोगों के एक समूह को गांव के प्रवेश द्वार से बाहर भागते हुए देखा। उनमें से एक महिला फूट फूट कर रो रही थी। लक्ष्मी ने जाकर पूछा और पता चला कि जंगली सुअर खदेड़ते समय उसके पति का पैर गलती से फिसल गया और टूट गया। उसे पहले ही अस्पताल भेज दिया गया था और वह अब रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ अस्पताल जा रही थी। इतने सारे लोग पहाड़ पर गए थे और वह फिर भी फिसल गया। देवांश ने उनके दूर जाने के बाद थोड़ी उलझन के साथ लक्ष्मी से पूछा। शायद इसीलिए क्योंकि इतने सारे लोग थे कि उन्होंने अपनी सावधानी कम कर दी, लक्ष्मी ने विश्लेषण किया। शायद यही वजह हो। मम्मी अभी भी इतनी समझदार हैं, देवांश ने चापलूसी की। तू हमेशा यही कहता है। देवांश हंसा और फिर पूछा, वैसे क्या मेरी बहन इस साल चीनी नव वर्ष पर वापस आ रही है? वह असल में नहीं आ रही थी, लेकिन उसने सुना कि तू वापस आया है और काम से छुट्टी ले ली। लेकिन वह नए साल की पूर्व संध्या की दोपहर तक घर नहीं पहुंच पाएगी, लक्ष्मी ने कहा। उसकी आंखों में मुस्कान चमक रही थी। एक पारिवारिक पुनर्मिलन जिसमें दोनों बच्चे मौजूद हों, ये वह दृश्य होना चाहिए जिसे दुनिया का हर माता पिता सबसे ज्यादा देखना चाहता है। ठीक है, तो मैं उसे लेने कस्बे चला जाऊंगा। समय कुछ और दिन बीत गया और गांव में नए साल का माहौल और मजबूत हो गया। समय समय पर दूर से कुछ पटाखों की आवाज बच्चों की हंसी के साथ मिलजुल कर सुनाई देने लगी। देवांश आंगन में लेटा था, धीरे धीरे काले बादलों से ढकते आकाश को देख रहा था, जो जल्द ही बर्फ लाएगा, और आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। पीहू को पटाखे फोड़ना सबसे ज्यादा पसंद है। उसे यहाँ बहुत मजा आता। अगर वह और उसकी माँ भी यहाँ होते तो कितना अद्भुत होता।
दुनिया का सबसे बड़ा मानव प्रवास स्प्रिंग फेस्टिवल ट्रैवल रश बिना किसी चेतावनी के कुछ समय पहले ही शुरू हो चुका था। रेलवे स्टेशन हर दिन लोगों से खचाखच भरे थे। इस दिन 12वें चंद्र महीने की 29 तारीख, छोटा नया साल, दोपहर में भारी बर्फबारी हुई। योंगबू काउंटी रेलवे स्टेशन के निकास पर एक माँ और बेटी, जैसे किसी पेंटिंग से बाहर निकली हों, ने किसी को लेने का इंतजार कर रहे हर शख्स की सांसें थाम दी। जिस पल वे दिखाई दी, पूरी दुनिया का रंग फीका पड़ गया। इस ग्रे और सफ़ेद दुनिया में केवल वे, माँ और बेटी, एकमात्र जीवंत रंग थीं। फिर भी माँ और बेटी ने स्पष्ट रूप से शुद्ध सफ़ेद लंबे डाउन जैकेट पहने थे, जिनमें कोई और रंग नहीं था। इसके बावजूद रास्ते भर लोगों का एक निरंतर तांता उनसे बातचीत करने, जहाँ भी वे जा रही थी वहाँ तक लिफ्ट देने की पेशकश करने के लिए आगे आता रहा। लेकिन चाहे दूसरों ने उनसे जुड़ने की कितनी भी कोशिश की, माँ और बेटी ने जवाब में एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने बस अपने अपने बड़े और छोटे सूटकेस, जिनका आकार उनके कद से मेल खाता था, बस स्टेशन की ओर धकेल दिए। बस में चढ़ने के बाद मूल रूप से शोरगुल वाली गाड़ी तुरंत शांत हो गई, जैसे माँ और बेटी को परेशान करने से डर रही हो, जो नश्वर दुनिया में उतरी अप्सराओं जैसी लग रही थीं। 2.5 घंटे के उबड़ खाबड़ सफर के बाद आसमान धीरे धीरे काला हो गया था और माँ बेटी आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गईं। जब उन्होंने अपना सामान लिया और चली गईं, तो गाड़ी में मौजूद हर किसी ने राहत की गहरी सांस ली। ये किसकी बहू है? वह इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? क्या वह कोई बड़ी स्टार है? एक बुजुर्ग महिला माँ और बेटी की पीछे जाती आकृतियों को देखकर आश्चर्य से बोले बिना नहीं रह सकी। उसने बहू इसलिए कहा क्योंकि माँ और बेटी की बातचीत शुद्ध हिंदी में थी, जो स्थानीय लोग नहीं बोल सकते थे। जैसे ही रात हुई, दोपहर में शुरू हुई भारी बर्फबारी अचानक तेज हो गई और तेज हवाएं भी चलने लगी, जिससे यह एक सच्ची बर्फीली तूफानी रात बन गई। बलवंत बस आंगन का गेट बंद करने गया था और जब तक वह लौटा, उस पर बर्फ की एक मोटी परत जमा हो चुकी थी। घर के अंदर कोयले की आग जल रही थी, जिससे बसंत जैसी गर्मी थी। क्योंकि यह छोटे नए साल की पूर्व संध्या थी, मेज पर व्यंजन उस दिन से भी अधिक प्रचुर थे जिस दिन देवांश पहली बार लौटा था। बलवंत ने शराब की बोतल हिलाई, बची हुई थोड़ी सी शराब को देखते हुए, और बहुत झिझक के साथ पूछा, इसमें बस इतनी ही बची है? क्या हमें इसे आज पीना चाहिए या कल नए साल की पूर्व संध्या पर? देवांश कहने ही वाला था, आज के लिए जियो, जब उसने दरवाजे पर धप 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 की आवाज सुनी। इससे पहले कि वह बोल पाता, लक्ष्मी, जिसकी सुनने की क्षमता पहले बहुत अच्छी नहीं थी, पहले बोली, बलवंत, लगता है कोई खटखटा रहा है। इतनी रात को कौन खटखटाएगा? शायद बस हवा है, बलवंत ने लापरवाही से कहा। उनकी नजरें अभी भी बोतल में बची थोड़ी सी शराब पर टिकी थी, चेहरा अनन्य से भरा था। लेकिन अगले ही सेकंड उनका शरीर अचानक अकड़ गया। फिर उन्होंने शराब की बोतल नीचे फेंक दी और घबराहट में घर से बाहर भागे, आंगन के गेट की ओर दौड़ते हुए, लगभग गिरते गिरते बचे। लक्ष्मी भी कम नहीं थी, उसने अपना कोट पहनने की भी जहमत नहीं उठाई और दरवाजे से बाहर निकल गई, आंगन के गेट की ओर तेजी से भागी। वे इतने उत्साहित इसलिए थे क्योंकि उन्होंने दरवाजे के बाहर से आती एक कोमल आवाज सुनी थी, दादू, दादी, जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है, पीहू तो बस जम ही गई है। अध्याय 398। पापा, मम्मी, पीहू और मैं वापस आ गए हैं। देवांश की सुनने की शक्ति उनसे कई गुना बेहतर थी। इतनी भारी बर्फबारी में भी वह आंगन के बाहर रेंगती हुई चींटी के बर्फ के टुकड़े को हिलाने की आवाज को स्पष्ट रूप से पहचान सकता था। लेकिन इतनी तेज सुनने की शक्ति होने के बावजूद उस आवाज को सुनकर जिसके लिए वह दिन रात तड़पता था, वह अचानक अनिश्चित हो गया। यहाँ तक कि एक पल के लिए उसे शक हुआ कि अत्यधिक याद करने के कारण उसे मतिभ्रम हो रहा है। जब तक बूढ़े दंपति मुड़कर दरवाजे से बाहर नहीं भागे और जब तक उसने अपनी दिव्य दृष्टि फैलाकर दरवाजे के बाहर देखा नहीं, तब तक वह अपनी उत्तेजना को नहीं दबा सका और कमरे से बाहर भागा। लेकिन बर्फ में आधा रास्ता तय करके रुक गया, एक और कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, वह डर रहा था। उसे डर था कि यह एक सपना है और आगे बढ़ना उसे अचानक जगा देगा। इसलिए उसने केवल स्थिर खड़े रहने की हिम्मत की, हवा और बर्फ को अपने ऊपर गिरने दिया, गतिहीन बना रहा, चुपचाप अपने सामने सब कुछ देख रहा था। बलवंत आंगन के गेट पर सबसे पहले पहुंचे, उसे खोलने में उलझ गए। एक पल के लिए वे इसे खोल नहीं पाए, जिससे वे इतने बेचैन हो गए कि वे बोल्ट को हताशा में हिलाते रहे और साथ ही कोसते रहे, ये कैसा टूटा हुआ गेट है, मैं तुझे किसी दिन जलाकर राख कर दूंगा। जब तक लक्ष्मी नहीं आए और उनका हाथ झटक नहीं दिया, तब तक वह आंगन का गेट नहीं खोल पाए। जैसे ही गेट खुला, हवा और बर्फ बाहर से गरजते हुए अंदर आए। सीटी बजाती हवा और बर्फ बूढ़े दंपति के चेहरों से टकराई, जिससे उनके लिए अपनी आंखें खुली रखना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी वे एक कदम भी पीछे नहीं हटे, न ही उन्होंने अपना सिर थोड़ा भी मोड़ा, बल्कि सीधे उसमें चले गए। हवा और बर्फ में सिया ने एक हाथ में सूटकेस पकड़ रखा था। उसका गोरा और कोमल हाथ पहले ही जमकर बैंगनी हो चुका था। पीहू बड़े सूटकेस पर बैठी थी, निढाल दिख रही थी।
वह सफ़र से थक गई होगी, इसलिए वह सूटकेस पर बैठी थी। पापा, मम्मी, पीहू और मैं वापस आ गए हैं। सिया असल में उन्हें अंकल और आंटी कहना चाहती थी, लेकिन जब शब्द उसके होठों तक पहुंचे तो उसके मुंह से मम्मी और पापा ही निकला। ओह मेरे भगवान, इतनी ठंड में तुमने पहले फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं तुम्हारे पिता को तुम्हें लेने कस्बे भेज देती। लक्ष्मी की आंखें चिंता से लगभग भर आई थीं। उसने तुरंत पीहू को उठाया और उसे अपने पतले कोट में लपेट लिया। मेरे अनमोल पोती, तुम तो जम गई होगी। जल्दी अंदर आओ, अंदर आओ। पीहू को गले लगाने के बाद लक्ष्मी ने सिया को खींचने के लिए एक हाथ खाली किया, घर की ओर जल्दी करते हुए। मम्मी, अभी सामान भी है। सिया ने सामान तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया, लेकिन पाया कि वह लक्ष्मी की पकड़ से छूट नहीं सकती थी। इसकी चिंता मत करो, उन हुड़दंगों को संभालने दो। तुम दोनों, माँ और बेटी, पहले अंदर जाओ। लक्ष्मी ने बिना सवाल किए सिया को घर के अंदर खींच लिया। लक्ष्मी की दिल से निकली चिंता महसूस करते हुए सिया का छोटा सा दिल उसके पूरी तरह से ठंडे शरीर के अंदर गर्म महसूस हुआ। दादू, मेरा छोटा सूटकेस मत भूलना, यह नए साल के तोहफों से भरा है जो पीहू ने खास आपके लिए चुने हैं। पीहू अपनी दादी की बाहों में लिपटी दरवाजे की ओर चिल्लाई, इतना कि उसने बर्फ में खड़े देवांश को भी नहीं देखा। ठीक है, ठीक है, दादू तुम्हारे लिए ले आएंगे। तुम दादी के साथ जल्दी अंदर जाओ। बलवंत ने सूटकेस उठाए, हर हाथ में एक, फिर बिना किसी कठिनाई के आंगन के गेट को जल्दी से बोल्ट कर दिया। जैसे ही सिया देवांश के पास से गुजरी, उसने उसकी ओर देखा, फिर सिर झुका लिया और लक्ष्मी के पीछे पीछे घर में चली गई। वह सिर का कोमलता से झुकना ऐसा था जैसे कोई जल कुमुदिनी ठंडी हवा के सामने शर्म से झुक गई हो। सिया का वह प्रोफाइल देखकर देवांश ने जैसे किसी भूत के वश में होकर अपना हाथ उठाया और अपने ही चेहरे पर एक करारा तमाचा मारा, जिसकी गूंज ने गरजती और विलाप करती हवा और बर्फ की आवाज को भी दबा दिया। आवाज सुनकर सिया पीछे देखे बिना नहीं रह सकी और देवांश को अभी भी आंगन में पागलों की तरह खड़ा देखकर वह एक खिलखिलाहट छोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। उस पल ऐसा लगा जैसे पूरी सर्दी की हवा और बर्फ थम गई हो और खिलते फूलों के साथ बसंत आ गया हो। और देवांश का खुद को थप्पड़ मारने का दृश्य बलवंत ने देख लिया, जो सूटकेस लेकर वापस दौड़ रहे थे, और उन्होंने तुरंत कोसा, तुम किस पागलपन में हो? तुम्हें लोगों का स्वागत करना नहीं आता, नहीं तुम्हें सामान उठाना आता है। क्या तुम मानते हो कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा? कोसने के बाद बलवंत ने देवांश के पैर पर लात मारना नहीं भूला। क्या तुम अंदर नहीं जाओगे? सुनाई दिया। देवांश, यह क्या हो रहा है? पिछले कुछ दिनों से उनका पिता पुत्र का रिश्ता काफी सौहार्दपूर्ण था, है न? जैसे ही सिया और उसकी बेटी आई, ये बुढ़ा अचानक अपना रवैया कैसे बदल सकता है? देवांश एक बिना आत्मा वाले ज़ोंबी की तरह बलवंत के पीछे घर में गया, फिर देखा कि उसकी माँ पहले ही गर्म पानी ले आई थी और सिया का चेहरा धुला रही थी। इस बीच वह खुद धैर्यपूर्वक पीहू का चेहरा और उसके छोटे हाथ पोंछ रही थी। पहुंचते हुए उसने सिया के लिए चिंता के साथ माथे पर शिकन डाली और कहा, पगली लड़की, तुमने पहले फोन क्यों नहीं किया? इतनी भारी बर्फबारी में अगर तुम गिर जाती तो क्या होता? इसीलिए क्योंकि मुझे पता था कि भारी बर्फबारी हो रही है, मैंने आपको फोन नहीं किया। अगर मैं गिर जाती तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप गिर जाते तो बहुत बुरा होता। सिया ने मुस्कान के साथ कहा, उसका चेहरा थकान से भरा था। ओह देखो तो तुम्हारे हाथ, जल्दी इन्हें गर्म पानी में डुबो। पीहू, आओ मम्मी से सीखो और अपने हाथ भी डुबो। लक्ष्मी ने पीहू के छोटे हाथ पकड़े और उन्हें गर्म पानी में डाल दिया। पीहू ने दादी की ओर देखा, फिर ऊपर देवांश की ओर देखा और फिर साफ आवाज में कहा, पापा, मैं पहले अपने हाथ गर्म करूंगी, फिर मैं आपको गले लगाऊंगी, ठीक है? ठीक है। देवांश दरवाजे पर खड़ा था, उसका चेहरा खुशी से भरी मुस्कान के साथ जवाब दे रहा था। उसका रूप देखकर सिया अपने दिल में हलचल महसूस किए बिना नहीं रह सकी और धीरे से डांटा, बेवकूफ। सामान नीचे रखने के बाद बलवंत ने माँ और बेटी के हाथों को देखा, जो जमकर बैंगनी हो चुके थे, और बिना एक शब्द कहे उन्होंने अपनी बेल्ट निकाली और देवांश को पीटने के लिए मुड़े। तुम हरामखोर, मैंने सोचा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन पता चला कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। देखो तुमने माँ और बेटी को कैसे जमा दिया है, मैं आज तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। ये सुनकर देवांश पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। किसी को दोषी ठहराने के लिए कोई भी झूठा आरोप मढ़ा जा सकता है। पापा, उस वादे का क्या हुआ जो पितृभक्ति और सुखी परिवार का था? देवांश की पीठ दरवाजे से सटी थी, इसलिए जब तक वह बाहर नहीं भागता छिपने की कोई जगह नहीं थी। वह केवल प्रतीकात्मक रूप से अपना चेहरा बचाने के लिए हाथ उठा सकता था, जबकि मासूम चेहरे के साथ कह रहा था, पापा, आप बिना मतलब की बात कर रहे हैं। मैंने बर्फ नहीं गिरवाई और मैंने हवा नहीं चलाई। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? अगर आप इतने ही काबिल हैं तो जाकर हवा को मारिए। अच्छा, सच में? मैं 2 शब्द कहता हूँ और तुम अभी से उद्दंड हो रहे हो। तुम्हारी जुबान चलाने की हिम्मत कैसे हुई? बलवंत ने उसे कुछ बार कोड़े मारे, फिर रुके और देवांश की ओर इशारा करते हुए डांटा।
इस कड़ाके की सर्दी में क्या तुमने यह नहीं सोचा कि उनके साथ आने का इंतजार करो? दूसरी तरफ तुम बस खुशी खुशी अकेले वापस भाग आए, माँ और बेटी को हवा और ठंड में कष्ट सहने के लिए छोड़ दिया। क्या ये कमबख्त गलती तुम्हारी नहीं होनी चाहिए? और यह भी, अगर तुमने यह नहीं कहा होता कि वह व्यस्त है और इस साल वापस नहीं आएगी, तो तुम्हारी माँ और मैं बहुत पहले रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे होते या उन्हें लेने मुंबई भी चले जाते। ऐसा कैसे हो सकता था कि उन्हें अकेले हवा और बर्फ से गुजरकर वापस आना पड़े? क्या ये कमबख्त गलती भी तुम्हारी नहीं होनी चाहिए? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश पूरी तरह सन्न रह गया। पापा, ये तो गजब का तर्क है। क्या दादू को पता है कि आप बातों को घुमाने में इतने माहिर हैं? अभी भी जुबान लड़ा रहे हो? लगता है आज तुम्हारी खाल में खुजली हो रही है, बलवंत ने कहा और अपनी कोड़ा फिर उठाने ही वाले थे, लेकिन तभी उन्होंने सिया की आवाज़ सुनी। पापा, यह उसकी गलती नहीं है। मैंने कंपनी से आखिरी समय में छुट्टी ली, उसे नहीं पता था कि हम वापस आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बलवंत रुके, फिर धीरे से अपनी बेल्ट वापस रखी और खुद से कहा, ओह क्या ऐसा है? फिर ठीक है। देवांश, पापा फिर ठीक है का क्या मतलब? आपने मुझे बिना किसी वजह के इतनी बार मारा, क्या आप माफ़ी नहीं मांगेंगे? देवांश इतना आहत था कि वह लगभग रोने ही वाला था। उसके 1000 शब्द सिया के एक शब्द के बराबर नहीं थे। ये घर असहनीय था। माफ़ी? किस बात की माफ़ी? एक बाप का अपने बेटे को पीटना तो उसका हक है। बलवंत अपनी बेल्ट बांधते हुए ठंडी हंसी हंसे, फिर मुन्ने और पीहू की ओर दौड़ पड़े। अपनी पिछली सख्ती छोड़कर तुरंत मुस्कुराता चेहरा बना लिया। मेरी अच्छी पोती, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या दादू तुम्हारे लिए कुछ उबले अंडे बनाएं? दादू के अंडे दुनिया में सबसे अच्छे होते हैं। पीहू ने सिर हिलाया, फिर सिर हिलाकर मना किया, पूछते हुए, दादू हक का क्या मतलब होता है? इससे पहले कि बलवंत बोल पाते, देवांश चिल्लाया, देखा, बच्चों के सामने अच्छी बातें नहीं सिखा रहे और बच्चे तुरंत सीख लेते हैं। अब देखते हैं आप इसे कैसे समझाते हैं। बलवंत ने देवांश को घूरा, फिर पीहू की ओर देखकर मुस्कुराए और कहा, इसका मतलब है कि एक पिता जब चाहे अपने बेटे को पीट सकता है, लेकिन उसे अपनी बेटी को कभी नहीं पीटना चाहिए। इसलिए अगर तुम्हारे पापा तुम्हें कभी मारें तो बस दादू को बता देना और दादू तुम्हारे लिए उसे थप्पड़ मारेंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। काफी देर बाद वह बलवंत की जाती हुई पीठ को थम्स अप दिए बिना नहीं रह सका। वास्तव में कहते हुए, पापा बकवास करने के आपके हुनर के साथ नागपुर गांव में रहना पूरी तरह बर्बादी है। क्या तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा? हो गया, पूरा भरोसा हो गया। आप आराम करें, बेल्ट को आराम करने दें और मुझे भी आराम करने दें। देवांश ने जल्दी से हार मान ली, जिससे सिया खुलकर मुस्कुरा दी। अब हुई ना बात। बलवंत ने नाक से कुड़ी, फिर मुस्कुराए और अंडे बनाने चले गए। बलवंत के जाने के बाद देवांश सावधानी से चलकर आया और बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसका पिछवाड़ा सोफे से छुआ, लक्ष्मी की डांट ने उसे चौंका कर फिर से खड़ा कर दिया। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम अपनी बीवी और बेटी को गर्म करने के लिए गुड़ का पानी बनाने की जल्दी क्यों नहीं कर रहे? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? लो, अब मम्मी भी शुरू हो गईं। बच्चों को बुरी तरह डांटने का ये व्यवहार, ये संक्रामक है। सिया, जिसकी हथेलियां पहले ही लालिमा दिखा रही थीं, ने देवांश को अपने माता पिता के साथ इतना मिलजुल कर रहते देखा और उसका लटका हुआ दिल आखिरकार शांत हो गया। जब से देवांश गया था, वह इस उधेड़बुन में थी कि आए या ना आए। दिमाग ने उसे न आने के लिए कहा, लेकिन वह उस बदमाश के लिए अपनी तड़प को नहीं दबा सकी। खासकर उसका वह वीरान पीछे जाता हुआ साया जब वह मुड़ा और उस बार चला गया, वह उसके दिमाग में टिका हुआ था, मिटने से इनकार कर रहा था। इतना कि वह इस दौरान ठीक से सो नहीं पाई थी, करवटें बदलती रही। जिस चीज ने आखिरकार उसे फैसला लेने पर मजबूर किया, वह थी अन्य बच्चों को उनके पिता और माताओं के साथ देखना, पीहू की ईर्ष्यालु नज़र, साथ ही उसकी अपनी चिंता कि देवांश गांव में ठीक नहीं कर रहा है, इसलिए उसने आखिरी मिनट में आने का फैसला किया। वास्तव में अभी भी उसने इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। वह यहाँ इतनी उलझन में कैसे आ गई? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उसे माफ कर दिया हो? अध्याय 399। तुम्हारी झप्पी थोड़ी भयानक है। सच कहूं तो सिया को खुद यकीन नहीं था कि उसने देवांश को माफ कर दिया है या नहीं, लेकिन एक बात उसे साफ थी, उसे भरोसा नहीं था कि देवांश अपनी पुरानी आदतों पर वापस नहीं लौटेगा। उसे लगा कि देवांश का मौजूदा बदलाव पूरी तरह से इसलिए है क्योंकि उसने अपना दिल पत्थर कर लिया था और उसके साथ एक अजनबी जैसा व्यवहार किया था, यहाँ तक कि उसे तलाक भी दे दिया था, जिससे आखिरकार उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। अगर वह उसके साथ बहुत जल्दी बहुत अच्छी हो गई, या अगर उन्होंने दोबारा शादी कर ली, तो क्या वह फिर से इसे हल्के में लेगा जैसा पहले था और वापस उसी जानवर में बदल जाएगा जो शराब पीता था, जुआ खेलता था और घरेलू हिंसा करता था? सिया नहीं जानती थी और वह जुआ खेलने की हिम्मत नहीं कर सकती थी।
कम से कम वह अपनी बेटी के बचे हुए समय को दांव पर नहीं लगा सकती थी। इसलिए उसे लगा कि वह बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखा सकती, नहीं देवांश के साथ अचानक बहुत अच्छी हो सकती है। उसे उसके साथ धीरे धीरे अच्छा होना था, जैसे धीमी आंच पर पकाना, ताकि वह लाड़ प्यार से बिगड़कर घमंडी न हो जाए। इतना ही नहीं, बल्कि उसे ये भी लगा कि उसे इंतजार करने की ज़रूरत है, समय की कसौटी पर परखने के लिए कि क्या देवांश सचमुच बदल गया है, सालों के कटाव से यह आंकने के लिए कि क्या देवांश ने सचमुच पश्चाताप किया है। तभी वह ये सुनिश्चित कर सकती थी कि उसे और पीहू को देवांश से अब कोई नुकसान नहीं होगा। बेशक वह इन सभी सिद्धांतों को समझती थी और नागपुर गांव की ट्रेन में उसने बार बार खुद को संयमित रहने और तर्कसंगत बने रहने की चेतावनी दी थी। इतना ही नहीं, बल्कि उसने जबरदस्ती खुद को ये भी समझाया था कि उसकी यह वापसी केवल पीहू को उसके दादा दादी और बुआ से मिलवाने के लिए है और इसका देवांश से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जैसे ही उसने देवांश को भाप निकलते गुड़ के पानी के साथ पास आते देखा, उसकी आंखों में लगभग न दिखने वाली कोमलता अभी भी अनजाने में दिखाई दे गई। यह कोमलता इतनी सूक्ष्म थी कि उसने खुद भी इस पर ध्यान नहीं दिया। जब वह इसे लेने के लिए आगे बढ़ी तो उसकी उंगलियां गलती से देवांश के हाथ से छू गईं। न जाने क्यों यह एक बिजली के झटके जैसा था और वह सहज रूप से पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया तो देवांश छोड़ देगा और गुड़ का पानी गिर जाएगा। इसलिए उसने अपना हाथ वापस खींचने की इच्छा को दबा दिया और तेज धड़कते दिल के साथ देवांश से प्याला ले लिया। जैसे ही उसने कप पकड़ा और गुड़ का पानी पीने के लिए सिर झुकाया, उसकी सांसें भी तेज हो गईं और उसका बेहद खूबसूरत चेहरा भाप से झुलसा हुआ लग रहा था, आग की तरह लाल चमक रहा था। सिया, तुम क्या कर रही हो? तुम एक पुराने शादीशुदा जोड़े हो, तुम्हारे शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसे उसने नहीं छुआ है। तुम अभी भी उंगलियों के एक मामूली स्पर्श से घबरा रही हो, बिल्कुल कॉलेज की तरह। होश में आओ। सिया ने सिर झुकाया, माथे पर शिकन लाते हुए मन ही मन खुद पर चिल्लाई। जब उसने ऊपर देखा, देवांश पहले ही गुड़ के पानी का दूसरा कप ले आया था। देवांश का असल में इरादा पीहू को खुद पिलाने का था, लेकिन लक्ष्मी ने कप छीन लिया, तिरस्कार की नज़र से कहते हुए कि वह उसे ठीक से नहीं खिला सकता। पीहू ने अपनी दादी के हाथ में गुड़ का पानी देखा, इच्छा से लारने ली, फिर ऊपर देवांश की ओर देखा और कहा, पापा, अपना गुड़ का पानी खत्म करने के बाद मैं आपको गले लगाने आऊंगी, ठीक है? ये सुनकर देवांश ने माथे पर बल डाला। यह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बोल पड़ा, ठीक है, ठीक है, तुम्हारे दादाजी। बलवंत की जानी पहचानी आवाज फिर आई। देवांश को तब अचानक एहसास हुआ, कोई आश्चर्य नहीं कि यह कुछ जाना पहचाना लग रहा था, तो ये बात थी। तुम माँ और बेटी के लिए चावल परोसने की जल्दी क्यों नहीं कर रहे? तुम इतने बड़े आदमी हो, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। तुम्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। बलवंत दोनों हाथों में पोचटेक सूप का कटोरा पकड़े हुए वास्तव में एक पैर से देवांश को लात मारने में कामयाब रहे और कटोरे से सूप की एक बूंद भी नहीं गिरी, जिससे देवांश पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। क्या ये बुढ़ा मेरी पीठ पीछे चुपके से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था? इससे देवांश का मन पूछने का हुआ, साथ ही साधक आप किस स्तर पर हैं? दक्ष स्तर, महादक्ष स्तर या सहजतारा स्तर? हालांकि मुसीबत से बचने के सिद्धांत का पालन करते हुए देवांश ने चुप रहना चुना और आज्ञाकारी बनकर चावल परोसने रसोई में चला गया। चावल परोसने के बाद देवांश ने खाने की मेज पर 2 और कुर्सियां जोड़ी, जिनमें से एक ऊंची कुर्सी थी जिसे बलवंत ने खुद तब बनाया था जब उन्हें पता चला कि सिया गर्भवती है। कई सालों से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन आज आखिरकार यह काम आ गई। लक्ष्मी के छोटे और दुबले शरीर ने एक बार फिर असीम क्षमता दिखाई, क्योंकि उसने एक हाथ से पीहू को उठाया और दूसरे से सिया को खींचा, एक साथ खाने की मेज की ओर चलते हुए। घर पर ज्यादा अच्छे पकवान नहीं हैं, तो जो है उसी से काम चला लो। कल मैं तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए कुछ जंगली शिकार मंगवाऊंगी और मैं कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। ये सुनकर सिया अभी बोली भी नहीं थी कि देवांश ने तुरंत अपनी नाराजगी जताई। मम्मी, आप बहुत ज्यादा पक्षपात नहीं कर रही हैं। मैं 1 हफ्ते से ज्यादा समय से वापस आया हूँ और मैंने आपको मेरे लिए कोई जंगली शिकार मंगवाते नहीं देखा। लक्ष्मी ने देवांश की ओर देखा, फिर ठंडेपन से अपने मुंह से कुछ शब्द निकाले। क्या तुझे जंगली शिकार खाने का हक भी है? देवांश जवाब देने ही वाला था, लेकिन बलवंत ने उसके कंधे पर थपकी दी। फिर उसने देखा कि बलवंत पीछे मुड़े और रौब से पूछा, क्या तुम वाकई फिर से अपना मजाक बनवाना चाहते हो? क्या तुम इस परिवार में अपनी जगह नहीं जानते? देवांश, मम्मी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये पहले से ही बहुत भव्य है और वैसे भी मैं ज्यादा नहीं खा सकती, सिया ने कहा, हंसी दबाते हुए, और जल्दी से मना कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो तुम कितनी दुबली हो गई हो। इन पिछले कुछ सालों में तुमने सचमुच बहुत कष्ट सहे हैं, लक्ष्मी ने कहा, आंसू लगभग गिरने ही वाले थे। अरे यार, तुम्हें देखो, तुम नए साल पर क्या कर रही हो? बलवंत ने जल्दी से लक्ष्मी को रोका, इस डर से कि वह रो पड़ेगी।
सिया बेहद भावुक हो गई और जल्दी से उसे दिलासा दिया, मम्मी सब बीती बात है, कृपया उस पर ध्यान मत दीजिए। इसके अलावा मेरा हाल ही में 2 पाउंड वजन बढ़ गया है और मैं वजन कम करने की कोशिश कर रही हूँ। तब जब देवांश उसके साथ ऐसा व्यवहार करता था, उसने तुरंत तलाक लेने का फैसला नहीं किया था, जबकि इसका एक हिस्सा ये था कि वह अभी भी देवांश से प्यार करती थी। दूसरा कारण देवांश के माता पिता थे। वे सचमुच उसके साथ बहुत अच्छे थे, उसे बहू की तरह नहीं बल्कि अपनी सगी बेटी की तरह मानते थे। खासकर पिछली बार जब वे देवांश के कर्ज में मदद करने के लिए हजारों मील का सफर तय करके मुंबई आए थे, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उससे कहा था, बेटी तुम एक अच्छी बच्ची हो, तुम्हें उस हरामखोर देवांश की वजह से बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में विचार हैं तो बस उसे तलाक दे दो। वह तुम्हारे लायक नहीं है और मम्मी और पापा तुम्हें दोषी नहीं ठहराएंगे। वह जानती थी कि बूढ़े दंपति जो कह रहे थे दिल से कह रहे थे और वे शब्द उसे रोकने के लिए नहीं थे। यही कारण था कि वे उसके साथ इतने अच्छे थे कि उसने विशेष रूप से इस बार देवांश से कहा था कि वह बूढ़े दंपति को यह न बताए कि उनका तलाक हो चुका है। वह उन्हें निराश नहीं करना चाहती थी, खासकर नए साल के दौरान। वह नहीं चाहती थी कि वे उदासी के साथ नए साल में प्रवेश करें। वजन कम करना, तुम बहुत दुबली हो, अगर तुम 10 पाउंड और बढ़ा लो तो ठीक रहेगा, लक्ष्मी ने अपनी आंखें पोंछी और मुस्कान के साथ कहा। बिल्कुल बिल्कुल, तुम बहुत दुबली हो, तुम अभी भी 10 पाउंड और बढ़ा सकती हो। देवांश, जो बाहरी व्यक्ति था, ने जल्दी से जबरदस्ती मुस्कान के साथ हाँ में हाँ मिलाए। बिल्कुल क्या, बिल्कुल, लक्ष्मी ने गुस्से से जवाब दिया, क्या 10 पाउंड और बढ़ाना अच्छा लगेगा? फिर तुम्हें खाना न खाकर डाइटिंग करनी पड़ेगी, क्या वह सेहतमंद होगा? ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। देवांश पूरी तरह बेवकूफ बन गया। उसने अपनी माँ को खाली नजरों से देखा, आंखें चौड़ी, और पूछा, मम्मी आप क्या कर रही हैं? आपने ही तो कहा था। मैं तो बस सहमत हो रहा था। सिया ने अपनी चावल की कटोरी पकड़ी, हंसी दबाते हुए, और साथ ही मन खुद को चेतावनी दी, मुझे इसे रोकना होगा, मुझे इसे रोकना होगा, मैं उसे बिल्कुल भी मुझे खुश होते हुए नहीं देखने दे सकती। मैंने जो कहा उसके बारे में क्या मैं गलत नहीं हो सकती? लक्ष्मी ने डांटा, इसके अलावा अगर तुम बेरहम बदबूदार मर्दों की वजह से नहीं, तो क्या तुम्हें लगता है कि औरतों को डाइटिंग करना पसंद होगा? ... देवांश चुप हो गया। उसे अब समझ आ गया था कि वह जो भी कहेगा वह गलत होगा। सबसे अच्छा तरीका चुप रहना था। पापा उदास मत होइए, पीहू के यह अंडा खत्म करने के बाद मैं आपको गले लगाने आऊंगी, ठीक है? पीहू ने स्पष्ट रूप से कहा। उसका मुंह उस अंडे से भरा था जो उसकी दादी ने उसे खिलाया था। हम ये जाना पहचाना दृश्य फिर से। देवांश इस बार होशियार था और सीधे कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बेहतर होगा तुम मुझे गले न लगाओ। हर बार जब तुमने अपना मुंह खोला है मुझे 2 लात पड़ी हैं। तुम्हारी झप्पी थोड़ी मनहूस है। धड़ाम। बलवंत ने हाथ उठाया और देवांश के सिर पर एक टपली मारी, फिर गुस्से से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी बेटी तुम्हें गले लगाना चाहती है और तुम आनाकानी कर रहे हो। चलो बताओ मुझे, अगर तुम अपनी बेटी को गले नहीं लगाओगे तो तुम किसे गले लगाना चाहते हो? जैसे ही वह बोले, बलवंत अपनी बेल्ट खोलने ही वाले थे। ये देखकर देवांश ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ। मैं उसे खाने के बाद गले लगाऊंगी। जो उसे गले नहीं लगाएगा वह गधा है। पफसिया ने इसे लंबे समय तक रोके रखा था, लेकिन देवांश को सरेंडर करते हुए हाथ उठाते देख वह आखिरकार टूट गई और जोर से हंस पड़ी। हालांकि पीहू को समझ नहीं आया कि क्यों। अपनी माँ को हंसते देख वह तुरंत एक साफ, आनंदमयी खिलखिलाहट के साथ उनके पीछे हो ली। उसकी बचकानी, साफ और कुरकुरी हंसी सर्दी की रात में एक उज्ज्वल दीपक की तरह थी, जिसने तुरंत पुराने ठाकुर निवास को रोशन कर दिया, जो कई सालों से खुशी की हंसी से नहीं गूंजा था, जिससे वह बसंत की गर्मी और खुश मुस्कानों के साथ खिल उठा। अपने सामने इस सौहार्दपूर्ण दृश्य को देखकर देवांश का दिल पिघलने ही वाला था। इन 1 लाख सालों तक क्या ये वही दृश्य नहीं था जिसके लिए देवांश दिन रात तरसता था? अपनी बेटी और सिया को फूलों की तरह मुस्कुराते हुए देखकर और अपनी साधना के दौरान जीवन मरण के संघर्षों और अपार कष्टों के 1 लाख सालों को याद करते हुए देवांश ये कहे बिना नहीं रह सका, ये सब सार्थक था। अब उसे बस कल अपनी बहन के लौटने का इंतजार करना था और परिवार वास्तव में पूरा हो जाएगा। उसने 1 लाख साल सहन किए थे और इस बार उसका परिवार आखिरकार एक साथ जीवंत और पूर्ण नया साल मना सकता था। लेकिन दीदी, क्या तुम मुझे माफ करोगी? अध्याय 400। मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ। रात के खाने की मेज पर बलवंत ने खुश होकर कल के लिए शराब की बोतल नहीं बचाए और इसके बजाय वह सारी खुद ही पी गए, एक के बाद एक गिलास। बोतल में वैसे भी ज्यादा शराब नहीं थी और बलवंत की शराब पीने की क्षमता ठीक ठाक थी, इसलिए हालांकि उन्होंने जल्दी पी ली, उनका चेहरा केवल थोड़ा लाल हुआ, नशे में होने से बहुत दूर।
लेकिन जब भी देवांश बोलता, चाहे सुखद हो या नहीं, बलवंत कुछ न कुछ जवाब देते, जिससे देवांश को लगभग शक होने लगा कि क्या बुढ़े ने नकली शराब पी है। और इस तरह भोजन, खुशी की हंसी और देवांश पर सबके एक साथ टूट पड़ने के सौहार्दपूर्ण माहौल में समाप्त हुआ। लक्ष्मी मेज साफ कर रही थी और जब सिया ने ये देखा तो उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई, रसोई में मदद करने का इरादा किया, लेकिन लक्ष्मी ने उसे भगा दिया, उसे शामिल होने से मना कर दिया। मजबूर होकर सिया लिविंग रूम में लौट आई, सोफे पर थोड़ी सख्ती से बैठ गई, देवांश को पीहू को गोद में लिए कमरे में गोल गोल घूमते देखती रही। आखिरकार वह अब कानूनी रूप से देवांश से संबंधित नहीं थी, इसलिए देवांश के माता पिता के लिए वह वास्तव में इस समय एक बाहरी व्यक्ति थी। लेकिन बूढ़े दंपति बस बहुत ज्यादा उत्साहित थे, जिससे उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बाहर अभी भी भारी बर्फबारी हो रही थी, वरना वह सैर के लिए बाहर जा सकती थी या पीहू के साथ बर्फ के गोले फेंकने का खेल खेल सकती थी। चूंकि वह बाहर नहीं जा सकती थी, वह केवल पिता पुत्री के बंधन के समय का आनंद लेना जारी रख सकती थी। देवांश अपनी बात का पक्का था। पीहू के खाना खत्म करने के बाद उसने उसे कमरे में घुमाया, उसे अपने और अपनी बहन के बारे में कमरे में हुई विभिन्न दिलचस्प कहानियां सुनाई। पीहू ने अपने पिता की गर्दन पकड़ ली, बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। कभी कभी पूछती, बुआ कहाँ हैं? मैंने उन्हें क्यों नहीं देखा? बुआ कल वापस आएंगी, तब तुम बुआ को देख पाओगी। देवांश ने कोमलता से जवाब दिया, अपने सामान्य निर्णायक व्यवहार का कोई निशान नहीं दिखाया। क्या बुआ खड़ूस हैं? पीहू ने डरते हुए पूछा। हमारी क्लास में मोंटू की बुआ बहुत खड़ूस हैं, हम उन्हें देखकर कभी बात करने की हिम्मत नहीं करते। कोई आश्चर्य नहीं कि पीहू ने यह पूछा, पता चला कि उसने दूसरे लोगों की बुआ को खड़ूस होते देखा था। तो देवांश मुस्कुराया और समझाया, पीहू की बुआ बिल्कुल भी खड़ूस नहीं है, वह एक बहुत ही कोमल और दयालु बुआ हैं। तब मुझे तसल्ली हुई। पीहू ने एक छोटे वयस्क की तरह अपने छोटे हाथों से अपनी छाती थपथपाई। मैं यहाँ आते समय बहुत डरी हुई थी। जब तुम डरी हुई थी तो तुम फिर भी क्यों आए? देवांश ने चंचल मुस्कान के साथ पूछा। क्योंकि मैंने अपने पापा को बहुत समय से नहीं देखा था और मुझे पापा की याद आ रही थी। मैंने दादू और दादी को भी बहुत समय से नहीं देखा था और मुझे उनकी भी याद आ रही थी। पीहू ने अपना सिर तिरछा किया और जोर से कहा। ये सुनकर बलवंत और लक्ष्मी ने लगभग एक साथ ओह की आवाज निकाली, स्पष्ट रूप से बहुत खुश और उत्साहित। लेकिन दादू और दादी को लगता है पीहू की बिल्कुल याद नहीं आई। पीहू ने मुंह बनाया, उसका चेहरा नाखुशी से भरा था। ये सुनकर बलवंत ने तुरंत देवांश की बाहों से पीहू को ले लिया, फिर अत्यधिक कोमलता के साथ पूछा, किसने कहा? दादू और दादी को तुम्हारी बहुत याद आई? तो मम्मी और मैंने दरवाजे के बाहर इतना लंबा इंतजार क्यों किया, इससे पहले कि दादू और दादी ने हमारे लिए दरवाजा खोला? पीहू तो बस जम ही गई थी। पीहू ने हाथ बढ़ाया और बलवंत की ठुड्डी पर दाढ़ी खींची, ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाली है। ये सुनकर बलवंत का दिल दर्द से लगभग टूट गया। ये दादू की गलती है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे हाथ पैर मेरी बात नहीं मानते, वरना मैं दरवाजा जल्दी खोल देता। क्या तुम दादू को माफ करोगी? ठीक है। उन्होंने कोई और बहाना नहीं बनाया। यह नहीं कहा कि हवा और बर्फ बहुत भारी थी और उन्होंने इसे तुरंत नहीं सुना। उन्होंने यह नहीं कहा कि वे बहुत उत्साहित थे और इसलिए आंगन का गेट खोलने में लंबा समय लगा। इसके बजाय उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली। हालांकि पीहू ने सिर हिलाया। बलवंत ने थोड़ी निराशा के साथ पूछा, तुम दादू को माफ नहीं करोगी? पीहू ने फिर भी सिर हिलाया, फिर दादू का चेहरा हाथों में लिया और कहा, दादू ने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए माफ करने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बलवंत की आंखें उसकी बातों पर चौड़ी हो गईं और उन्होंने अविश्वास में देवांश की ओर देखा। बोल पड़े, वह इतनी होशियार कैसे हो सकती है? क्या तुमने उसे सिखाया? पूछने के बाद उन्होंने देवांश को बोलने ही वाला देखा, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना सिर हिलाया, खुद को नकारते हुए, रहने दो, मैंने नहीं पूछा। आखिरकार तुम्हारे पास इतना होनहार बच्चा पालने का दिमाग नहीं है। देवांश का हक्का बक्का चेहरा देखकर बलवंत ये जोड़ना नहीं भूले, पीहू, भविष्य में अपने पापा से दूर रहना। मुझे डर है कि वह तुम्हारा दिमाग कम कर देगा। क्या बकवास है बुढ़े, क्या तुम्हें इतनी बड़ी बात करनी जरूरी है? बलवंत को परवाह नहीं थी कि देवांश क्या सोचता है और सीधे पीहू को खेल खिलाने ले गए। इस समय लक्ष्मी ने भी सफाई पूरी कर ली थी और हाथ पोंछने के बाद वह चलकर आए और सिया के बगल में बैठ गई, उसका हालचाल पूछने लगी। और तभी बलवंत ने अचानक देवांश से कहा, क्या तुम कल अपनी बहन को लेने नहीं जा रहे? बहुत बढ़िया, दुकान जाना और देसी संतरा की एक बोतल ले आना, वरना कल खत्म हो जाएगी। ठीक है। देवांश ने सहमति में सिर हिलाया, फिर सिया को खड़े होते देखा और कहते सुना, पापा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं मुंबई से आपके लिए कुछ लाई हूँ। ये कहते हुए सिया बड़े सफेद सूटकेस की ओर चली, उसे नीचे रखा और सीधे खोल दिया और सभी ने देखा कि यह शराब और उच्च श्रेणी के सिगरेट ब्रांड के डिब्बे से पूरी तरह भरा हुआ था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह।
बलवंत एक पारखी थे, सामान का ये डिब्बा देखकर वे कई सेकंड तक सन रह गए, फिर हकलाते हुए बोले, इतना सब खरीदना, इसमें कितना खर्चा आया होगा। सिर्फ बलवंत ही नहीं, देवांश भी सिया के इस कदम से हैरान था। उसे याद था कि सिया एक किफ़ायती महिला थी और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह तोहफों का पूरा डिब्बा खरीदेगी। दूसरी ओर उसके कपड़े सूटकेस के केवल एक छोटे से कोने में थे, अच्छी गोपनीयता के लिए काले बैग में पैक किए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने जो भी सामान खरीदा था वह सस्ता नहीं था। शराब की मौजूदा बाजार कीमत के अनुसार एक बोतल की कीमत 3 से 4 हजार है और यहाँ 10 बोतलें हैं तो ये 30 से 40 हजार हुआ। और उच्च श्रेणी के सिगरेट के एक कार्टन की कीमत 1,000 रुपये है और यहाँ लगभग 20 से 30 कार्टन हैं तो ये 20 से 30 हजार हुआ। सिर्फ तंबाकू और शराब मिलाकर लगभग 60 से 70 हजार रुपये का खर्चा। उसकी मौजूदा तनख्वाह कितनी थी कि उसने चीज़ों पर इतना पैसा खर्च करने की हिम्मत की? क्या तुम्हारी लॉटरी लग गई? देवांश कुछ हैरान होकर पूछे बिना नहीं रह सका। सिया ने उसे नज़रअंदाज करते हुए अपनी आंखें घुमाई और इसके बजाय बलवंत की ओर मुस्कुराई। ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ पापा। आपको क्या लगता है इन्हें रखने के लिए कौन सी जगह अच्छी है? ये ज़्यादा पैसा नहीं है, मैंने बस मोटा मोटा हिसाब लगाया, ये चीज़ें ही कम से कम 1 लाख के करीब हैं। बलवंत ने दर्द भरे भाव के साथ कहा। 1 लाख के करीब? भले ही वे दंपति खाएं पिए नहीं, फिर भी वे शायद 5 साल में इतना नहीं कमा पाएं। पापा कोई बात नहीं, मेरी तनख्वाह अब काफ़ी अच्छी है, सिया ने सुकून देने वाली मुस्कान के साथ कहा। लेकिन बलवंत को इसकी परवाह नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने सीधे अपना सिर हिलाया। मुझे पता है कि तुम्हारे पास अच्छी नौकरी और अच्छी तनख्वाह है, लेकिन पीहू को बाद में इलाज के लिए अभी भी पैसे की ज़रूरत होगी। क्या ये चीज़ें वापस की जा सकती हैं? सिया स्वाभाविक रूप से जानती थी कि पीहू को भविष्य में इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, इसलिए उसने पीहू की अप्रत्याशित ज़रूरतों के लिए अभी भी लगभग 3 लाख बचा रखे थे। इन चीज़ों के लिए पैसा केवल उसकी पिछले 2 महीनों की मूल तनख्वाह थी, जिसमें बोनस भी शामिल नहीं था। बोनस की बात करें तो इतने सालों तक काम करने के बाद वह अब कपूर ग्रुप की वजह से थोड़ी उलझन में थी, जिसने वास्तव में उसे 1 लाख रुपये का बोनस दिया था, जिसे उन्होंने नए साल का सामान भत्ता कहा, जिससे वह हैरान रह गई। लेकिन कपूर ग्रुप के साथ देवांश के रिश्ते की वजह से सिया ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और सारा पैसा पीहू के मेडिकल फंड में जमा कर दिया। हालांकि मौजूदा समस्या पैसे की नहीं थी, बात यह थी कि सियांश हॉस्पिटल ने पहले ही अंतिम चेतावनी जारी कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि पैसे होने के बावजूद पीहू ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने और जिंदा रह सकती है। जब तक गुरु देवांश नहीं मिल जाते कोई भी पैसा पीहू की जान नहीं बचा सकता। जैसे ही उसने ये सोचा, सिया का दिल ऐसा लगा जैसे सुइयों से छेदा जा रहा हो। लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला, फिर जबरदस्ती मुस्कुराए और बलवंत से कहा, पापा इन्हें वापस नहीं किया जा सकता और मैंने अपने पास पैसे रखे हैं तो इससे पीहू के इलाज में देरी नहीं होगी। इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसे जैसी कोई चीज़ नहीं होती, अस्पताल एक अथाह कुआं है। मेरी बात सुनो, कल हम ये सब चीज़ें वापस कर देंगे। बलवंत अभी भी अपनी बात पर अड़े रहे। इस पल पीहू दौड़ती हुई आए, अपने छोटे सूटकेस को चलाने से थोड़ी अनजान, फिर अपनी माँ की नकल की और सूटकेस खोला, जिससे उसकी सामग्री सामने आ गई। उसके कपड़ों के अलावा बाकी सब प्यारे कार्टून चित्रों की शीटें थीं। दादू और दादी, ये सब पीहू ने खुद बनाए हैं। देखिए, ये दादू हैं, यह पापा हैं, ये पीहू है, यह मम्मी है, ये बुआ हैं, ये दादी हैं। इस चित्र के बगल में 4 टेढ़े मेढ़े लेकिन ज़्यादातर पहचाने जाने योग्य हिंदी शब्द भी थे। मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ। इस एपिसोड में कहानी का स्वर पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ न कोई शक्ति प्रदर्शन है, न टकराव, बस रिश्तों की सच्चाई है। एक पिता की चुप ममता, एक माँ का बिना शर्त अपनापन और एक बच्चे की मासूम हंसी, ये सब मिलकर दिखाते हैं कि इंसान की असली वापसी कहाँ से शुरू होती है। देवांश ने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ सहा, लेकिन परिवार के सामने वह फिर भी वही साधारण बेटा और पिता बन जाता है। यह शांति स्थायी होगी या आने वाली चुनौतियाँ इसे फिर से हिलाएगी? आगे की कहानी में इसी सवाल के जवाब देने वाली है। तो चलिए सुनते हैं अगला एपिसोड।